हेलो गाइस, जावास्क्रिप्ट की इस इनिंग के अंदर आज हम देखेंगे ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक लगाना है तो ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखना ही पड़ेगा। ये आपके कोड को और ज्यादा पावरफुल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WS क्यूबटेक का मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है। एआई के टाइम में सिर्फ कोडिंग ही नहीं, स्मार्ट कोडिंग सीखनी पड़ती है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप 15 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप होगा और जनरेटिव एआई टूल्स का भी आप यूज करेंगे ताकि एआई से आप रिप्लेस ना हो, आप उसके साथ में ग्रो करें। अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन करें इस मेंटरशिप प्रोग्राम को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ऑपरेटर को समझो। देखिए, ऑपरेटर क्या होते हैं? एक तरह के सिंबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो आपके वैल्यू या वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिखा 10 प्लस 20। तो एक्चुअल में ये दो वैल्यू है, दो वैल्यू के बीच में यहां पे प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। हम सारे टाइप्स के ऑपरेटर को यहां पे क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने का काम करते हैं। यहां पे सिंबल्स दिए हैं, हम इसको प्रैक्टिकली क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, लिखा है कि अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, मॉडुलस का साइन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये सारे अर्थमेटिक के क्या है? सिंबल है। और डबल इंटू का सिंबल भी होता है, ये आपको पावर निकालने का काम करता है। जैसे 10 की पावर 2 निकालनी, 10 की पावर 3 निकालनी है, उस केस में इसका हम यूज करेंगे। एक एक करके हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, यहां जाते हैं और यहां जाके मैंने एक फोल्डर बनाया लेक्चर 2। मैं वीएस कोड के अंदर एंटर कर रहा हूं। ठीक है, मैंने वीएस कोड को यहां से क्या किया? ओपन कर दिया आप लोगों के सामने। ठीक है, ये वीएस कोड हमारा ओपन हो गया। वीएस कोड के अंदर मैं अपने फोल्डर को यहां से ओपन कर देता हूं। यहां जाता हूं और यहां से मैंने अपने फोल्डर को यहां पे क्या किया? ओपन कर दिया। डेस्कटॉप पे जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर ये अपना लेक्चर 2 है। यहां जाके मैंने एक फाइल बनाई एचटीएमएल की। हम एचटीएमएल की फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड करके यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने एचटीएमएल की फाइल को यहां पे क्या किया? बनाया, कंट्रोल प्लस प्लस करके मैंने जूम कर दिया और साथ में मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल बना दी app.js। वैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, मगर मोस्टली कंपनी में ऐप रखा जाता है या custom.js रखा जाता है। आपने एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे क्या किया? स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट टैग को आपने बॉडी के जस्ट नीचे यहां पे क्या कर दिया? कॉल कर दिया एसआरसी के अंदर। app.js यहां पे कॉल हो गया। अब मैं सारा काम यहां पे क्या कर सकता हूं? प्रोसेस कर सकता हूं और आउटपुट के लिए मुझे इस एचटीएमएल फाइल को यहां से क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा। मैंने रन कर दिया। मैंने यहां पे क्या किया? रन कर दिया। अब मैं भाई अगर कोई चीज कंसोल में लिखूंगा तो राइट क्लिक करके आप लोग कहां जाएंगे? कंसोल विंडो के अंदर। आपको यहां पे कंसोल विंडो में आपको आंसर दिख जाएगा यहां पे। ठीक है, यहां आंसर दिखेगा। फिर एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, मैंने वेरिएबल्स को लिखने के तरीका भी बताया था कि आप लेट, वेर और कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। हम लेट का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेट n इक्वल टू लिखा है 10। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लेट m इक्वल टू लिखा है 20। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बट थोड़ा सा नेमिंग का क्या करना है? ध्यान रखना है। ये हमारा वेरिएबल है। अब इसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन पहले तो प्लस कराना है, तो आप यहां पे console.log का यूज कर दीजिए और n प्लस m करिए। तो आपने यहां पे भैया पहला प्लस ऑपरेशन क्या किया? परफॉर्म किया। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा? 30 आ जाएगा। यहां पे जाके मैं देखता हूं तो यहां पे मेरा 30 आंसर आ गया। आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आपको दिख जाएगा 30 आ गया। अब आप ऐसे ही माइनस भी करा सकते हैं। बिल्कुल सर, माइनस को भी हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। माइनस को प्रोसेस करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे n माइनस m किया तो माइनस होके मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप सेमी कॉलम नहीं भी लगाते तो भी चल जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर आप यहां पे क्या कर सकते हैं? इनटू कर सकते हैं। इनटू क्या करेगा भैया? हमारे मल्टीप्लाई करने का काम करेगा और डिवाइड क्या करेगा? यहां पे डिवीजन करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए, ये चारों ऑपरेशंस तो आप कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है तो यहां पे बंदे को फंसने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने सिंगल कोटेशन में n माइनस m लिखा और अगर वो आपसे पूछता है तो ये एडिटिस स्ट्रिंग आपके सामने क्या होगी? प्रिंट हो जाएगी। यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो अभी ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन थे। अब हम यहां पे समझते हैं कि अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो कैसे करेंगे। मॉडुलस क्या होता है? रिमाइंडर वैल्यू। देखो, रिमाइंडर वैल्यू क्या होती है? रिमाइंडर वैल्यू वो होती है जो डिविजिबल नहीं हो पाती भाई। मतलब एक तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने यहां पे लिखा होता 10 और मॉडुलस 2,
तो क्या 2 10 को पूरी तरह से डिविजिबल कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, अगर आप जाके देखेंगे 0। मगर मैंने यहाँ पे लिखा n, n में भी क्या पड़ा है सर? 10 पड़ा है, फिर भी रिमाइंडर 0 ही बचेगा। मगर मैंने यहाँ पे लिखा n मॉडुलस 4। अब 4 क्या भैया हमारे 10 को डिविजिबल कर सकता है? पूरी तरह से नहीं कर पाएगा भाई, इसका रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि 4 8 तक जा सकता है, उसके बाद वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। जैसे अगर सर मैंने यहाँ पे लिखा होता 15, तो 15 मॉडुलस 4 का मतलब है कि 15 मॉडुलस 4 के हिसाब से रिमाइंडर वैल्यू बचेगी, क्योंकि जो 4 है वो 12 तक पूरी तरह से डिविजिबल कर पाएगा, मगर उसके बाद की वैल्यू आपकी रिमाइंडर होगी। तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा रिमाइंडर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने 20 मॉडुलस 4, भाई 24 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 0। यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगी? 0। ये ध्यान रखना, ये आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों को, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक होता है कि अगर आपको इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ना एक सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल मैं आपको दिखाता हूं, एक सिंबल है जो प्लस प्लस। प्लस प्लस का काम होता है इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है सर? जैसे मान लीजिए n के अंदर क्या पड़ा है? 10 पड़ा है, इसमें +1 का इंक्रीमेंट करना है। आप यहां पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, देखिए लिखने का तरीका क्या हुआ? n प्लस प्लस n के अंदर, इसको मतलब आप ऐसे समझिए, n के अंदर जो भी पड़ा है उसमें +1 और आ जाए। देखो, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक प्री इंक्रीमेंट, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। वैसे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में हमेशा वैल्यू क्या होती है? आपके आगे की लाइन में क्या होती है? प्रोसेस हो जाती है। मतलब आप ये समझिए कि इसने ऐसा प्रोसेस किया होगा कि जो n के अंदर 10 पड़ा है उसके अंदर +1 कर दो, और अगर आप यहाँ पे लॉक करके इसको प्रिंट करेंगे, तो ये आपके सामने यहाँ पे 11 आंसर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ये देखिए, यहां पे क्या करेगा? 11 आंसर प्रोसेस करेगा। और अगर मैंने एक बार और n प्लस प्लस किया, तो आप ये समझिए यहां पे तो ये हो चुका है 11, मतलब सेम वेरिएबल के अंदर ही हो रहा है। n के अंदर ही 11 हुआ, और यहाँ पे n के अंदर क्या होगा? 11 प्लस 1, तो यहाँ पे n के अंदर आपके सामने 12 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको फाइनली प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो ये भी क्लियर है। ऐसे डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट में आप क्या करेंगे? माइनस करके इसको रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं m के ऊपर करता हूं। अब देखो, इसके अंदर इंक्रीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बंदे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। देखिएगा सेम वेरिएबल के अंदर कैसे प्रोसेस होगा। n इक्वल टू n, मतलब हमारे वेरिएबल का नाम है, ठीक है। n इक्वल टू n प्लस 1 कर दिया मैंने। तो आप इसका भी यूज करेंगे तो भी आपके +1 का क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये असाइनमेंट में भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, मगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में करा रहा हूं, क्योंकि भाई आप प्लस कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं? n के साथ में +1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर 13 आ जाएगा। 13 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे n 11 हुआ, यहाँ पे n 12 हुआ, यहाँ पे +1 और किया, तो फाइनल n का आंसर क्या हुआ? 13 मिला। अब आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर मैं n को यहां प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? अगर आप लोग n को यहां प्रिंट करेंगे तो 11 ही मिलेगा, क्योंकि नीचे उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां पे 11 मिलेगा। तो आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही आप डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब एक और सिंबल होता है डबल इंटू का। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि मुझे ना यहाँ पे 10 की पावर 3 निकालनी है। अब 10 की पावर 3 का मैथमेटिकली लॉजिक क्या बनता है कि आप इसको ऐसे प्रोसेस कर दें, आप इसको ऐसे प्रोसेस कर दें। ठीक है सर, कर देंगे। ये मैथमेटिकल लॉजिक है। अगर मुझे 10 की पावर, या कोई भी भाई, मान लो मुझे 5 की पावर क्या करनी है? 2 निकालना है, तो वैसे आप इसको ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। मगर मैं इसका सिंपल तरीका बताता हूं। डबल इंटू का सिंबल, डबल इंटू का सिंबल भी होता है जो ये पावर निकालने का ही काम करता है। जैसे इसके लिए इसको कैसे यूज करेंगे सर, मुझे बताओ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि मुझे लॉग का यूज करना है, मतलब कोई चीज प्रिंट करनी है यहाँ पे, और वो है एन। एन में क्या पड़ा है सर? एन में तो सर बदल गया ना, एन के अंदर तो 13 पड़ा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, या डायरेक्ट मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। छोड़ो, डायरेक्ट 10 ले लिया। 10 है सर यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं? ये जो 10 है, मुझे 10 की पावर 3 निकालनी है। तो यार मेरा तो कस्टम लॉजिक यही बोलता है कि मैं ये कर देता हूं। ये मेरा कस्टम लॉजिक है। कस्टम लॉजिक क्यों है? क्योंकि अगर मुझे नहीं पता होगा तो भी मैं इस फॉर्मूले से कर दूंगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे 1000 आंसर आ जाएगा। अब 10 की पावर 3 निकालनी है, तो आपको यहाँ पे डबल इंटू का सिंबल लेना है। देखो, जो ये होता है, ये होता है अपना एक तरह का, भाई ये एक तरह की वैल्यू है जिस पे हमें काम करना है। और पावर क्या निकालना है? डबल इंटू के साथ में वो पावर मतलब 3। तो आप इसको यही मानिए कि ये 10 की पावर 3 आपको 1000 दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 10 की पावर 2 है, ये आपको क्या करेगा? 100 आंसर दे देगा। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है या वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे पास किया 5, तो 5 की पावर 2 यहाँ पे 25 आंसर आ जाएगा। अगर मैंने लिखा 5 3, 5 की पावर 3 यहां पे आपके सामने आंसर 125 आ जाएगा। तो आप लॉजिकली इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ये अपने मैथमेटिकल सिंबल्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने क्या किए, कंप्लीट किया और बताए एक बार, और वो आप लोगों को क्लियर भी हो गए होंगे। इसमें आपको किसी भी सिंबल पे डाउट नहीं होगा।
देखो पहला सिंबल है प्लस का, जो प्लस का काम करता है, फिर माइनस का सिंबल हुआ, इनटू का सिंबल हुआ, डिवाइड का सिंबल हुआ। ये तो चारों आपको वैसे भी क्लियर है। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर वैल्यू निकालता है। रिमाइंडर वैल्यू का मतलब है जैसे 10 मॉडुलस 3 किया, तो 10 मॉडुलस 3 में रिमाइंडर क्या बचेगा? भाई आप डिवाइड से इसको कंपेयर करें, रिमाइंडर का मतलब जो डिवाइड नहीं हो पाया, तो रिमाइंडर वैल्यू इसकी 1 बचेगी, क्योंकि 9 तक तो ये डिविजिबल ही है 10, तो जो नहीं हो पाया वही आपका रिमाइंडर है। इंक्रीमेंट का मतलब है कि भाई आपको +1 का इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट में भी आप माइनस माइनस का यूज करेंगे, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो आप लॉजिक्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए आप यूज करते हैं इक्वल टू का सिंबल। इक्वल टू हमारे असाइनमेंट के लिए यूज होता है, और ये मैं आप लोगों को वैसे बता चुका हूं क्योंकि हम वेरिएबल बनाते समय इसको यूज कर चुके हैं। अब आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया लेट n इक्वल टू 10, तो आप सिंपल समझिए कि जो 10 है वो n के अंदर जाके असाइन हो गया। ऐसा भी बोला जाता है कि जो राइट होता है वो लेफ्ट के अंदर जाके क्या होता है? असाइन होता है। राइट वाली वैल्यू लेफ्ट के अंदर जाके असाइन हो गई। इक्वल टू का सिंबल असाइनमेंट का क्या करता है? काम करता है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई चैलेंज होगा। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि असाइनमेंट के साथ में, यहां पे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, ये असाइन, यहां पे हमारा भैया अर्थमेटिक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। मैं इसको ऊपर की साइड से कमेंट कर रहा हूं। कमेंट वो पार्ट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। चलिए कमेंट कर दिया मैंने। अब मैं इसके आगे असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए असाइनमेंट के लिए आपने क्या किया, यहां पे लेट लिया, और लेट मैंने यहां पे लिया n इक्वल टू 10। अब आप ये समझिए कि 10 आपकी वैल्यू है, n आपका वेरिएबल है, और इक्वल टू असाइनमेंट का सिंबल है। अब मैं अगर यहां पे इसको लॉग करके चेक करूंगा तो यहां पे हमारे सामने 10 मिल जाएगा। तो यही असाइनमेंट है सर, यही भाई फाइनली क्या है? हमारा असाइनमेंट है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि असाइनमेंट के साथ में क्या हम एडिशन भी कर सकते हैं सेम वेरिएबल के अंदर? वो भी कर सकते हो। देखो असाइनमेंट प्लस एडिशन, यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है कि अगर आप असाइनमेंट के साथ में एडिशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए ये रहा। अब असाइनमेंट के साथ में एडिशन करने का मतलब है कि भाई इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इंक्रीमेंट तो +1 का ही इंक्रीमेंट करेगा। यहां पे मुझे असाइनमेंट +2 या +3 करके सेम वेरिएबल में डालना है। तो इसका एक तरीका होता है कि आप वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जैसे n है, n के अंदर क्या पड़ा है सर? 10 पड़ा है। मैंने यहां पे n के अंदर इक्वल टू करके क्या डाल दिया? यहां पे n के अंदर इक्वल टू करके डाल दिया मैंने, यहां पे n ही डाल दिया। तो अब आप ये समझिए कि n के अंदर इक्वल टू करके n डाला, मतलब n के अंदर n ही आ गया। तो n में क्या पड़ा था सर? 10 था, 10 आ गया, और मैंने साथ में +5 और कर दिया। तो आप यही समझिए भाई कि n के अंदर हमारा क्या था? 10 था, 10 + 5 5, मतलब टोटल हमारा 15 n के अंदर चला गया। और ये इसको बोलते हैं कि सेम वेरिएबल के अंदर ही आपने एडिशन और असाइनमेंट दोनों कर दिया। तो अगर आप यहां पे लॉग करके जाके प्रिंट करेंगे, आपके सामने आंसर 15 आ जाएगा। जाके चेक करिए, आपके सामने 15 आंसर आ गया। ठीक है सर, हम समझ गए एक बार। मतलब आप ये कह रहे हो कि सेम वेरिएबल हमारा असाइनमेंट भी कर रहा है और एडिशन भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, अब इसी को लिखने का एक और तरीका होता है। आप यहां पे n प्लस इक्वल टू 5, सॉरी, n प्लस इक्वल टू 5 का मतलब वही n में जो पड़ा है उसको साथ में प्लस करो और 5 को भी साथ में डाल दो। तो एक्चुअल में इसका आंसर यहां पे 20 आएगा। 20 क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे n आपका 15 हो चुका है, और यहां पे आपने +5 और किया, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपको यहां पे 20 मिलने वाला है। तो ऐसे ही आप कोई भी यार यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। इनमें से कोई भी मैथमेटिकल प्लस असाइनमेंट दोनों को आप क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट होगा। अब उठाते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जो बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है? भाई मैं आपके सामने आपके लॉजिक्स को भी क्या करूंगा? टेस्ट करूंगा। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के पास दो वेरिएबल हैं, लेट a इक्वल टू 10 है और लेट b इक्वल टू क्या है? 20 है। क्वेश्चन सिंपल है कि मुझे इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू आपस में स्वैप करनी है। ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू क्या हो जाए? ए में आ जाए। 20 डाल दो, सॉरी, बी में 20। एक्चुअल में मैं स्वैप करना है, ठीक है। ये अपना बिफोर स्वैप है। बिफोर स्वैप का मतलब क्या है? बिफोर स्वैप का मतलब है कि ए के अंदर कॉमा करके क्या पड़ा है वो देख लेते हैं, और बी के अंदर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या पड़ा है सर। बी के अंदर क्या पड़ा है वो भी देख लेते हैं। चलो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं? देख लेते हैं और जाके चेक करते हैं। बिफोर स्वैप है, बिफोर स्वैप में ए के अंदर 10 है और बी के अंदर क्या है? 20 है। अब आफ्टर स्वैप क्या होना चाहिए? जो ए में है वो बी में चला जाए और जो बी में है वो ए में जाए। इसके करने के दो तरीके हैं, वैसे दो नहीं, दो तीन तरीके हैं। हमने एरे पे तो गए नहीं है, नहीं तो एरे से तो ये तुरंत हो जाता। अभी मैं
आपको वो तरीका बता रहा हूं जो आपके लॉजिक्स को क्या करता है, चेक करवाता है। देखो सिंपल है, यहां पे दो सिचुएशन हो सकती है कि आप एक थर्ड वेरिएबल लेके कर सकते हैं या आपको कोई अलग से वेरिएबल नहीं लेना। तो पहले देखते हैं कि अगर मुझे एक थर्ड वेरिएबल लेके करना होगा तो क्या करेंगे। एक सिंपल काम करते हैं, हम यहां पे लेट टेम्प करके एक वेरिएबल लेते हैं। टेम्प, टेम्प मतलब टेम्पररी वेरिएबल जिसमें मैंने ए डाल दिया। अब आप नोटिस करिए, अगर आपने टेम्प के अंदर ए डाला तो एक्चुअल में आपने क्या किया, जो ए के अंदर 10 पड़ा था वो टेम्प को दे दिया, मतलब टेम्प के अंदर भी 10 आ गया। ओके सर, अब तो हो गया काम। फिर आपने ए के अंदर बी डाल दिया। यहां पे ए के अंदर बी डालने का मतलब क्या हुआ सर, ए के अंदर बी डालने का मतलब है कि अब आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई, रिप्लेस हो गई, क्योंकि बी के अंदर 20 पड़ा था तो ए के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है सर, अब यहां पे गए और फिर आपने यहां पे बी के अंदर टेम्प डाल दिया, टेम्प डाल दिया। ठीक है सर, बी के अंदर क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया। और बी के अंदर जब आपने टेम्प डाला तो क्या हुआ, क्योंकि आपने टेम्प के अंदर पहले से वैल्यू स्टोर कर रखी थी तो बी के अंदर आ गया आपका, भाई बी के अंदर आपका आ गया 10। तो ये आफ्टर स्वैप, ये नीचे स्वैप किया है, इसके बाद आप इसका आंसर चेक करिए, जाइए। तो जाके अगर देखेंगे तो ए में हमारा 20 आ गया और बी में हमारा 10 आ गया। तो ये है पहला तरीका जिसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और स्वैप का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। भाई थर्ड वेरिएबल में डाला, फिर वैल्यू को ओवरराइट किया और हमारा आंसर आ गया। अब कभी कभी ये बोला जाता है कि भाई आपको ना यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना, आपको सेम वेरिएबल के अंदर ही स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके लिए क्या प्रोसेस होता है मैं बताता हूं। देखो यहां पे हम इसको करते हैं कमेंट। आप यहां पे ए के अंदर ए प्लस बी कर दीजिए। तो यहां पे क्या हुआ सर, आप मुझे बताओ। अगर आपने ए के अंदर ए प्लस बी किया तो यहां पे ए के अंदर 10 था और बी के अंदर 20, तो फाइनली इसके अंदर क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई डाउट है। अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। अब बी के अंदर हमने क्या बोलना है, बी के अंदर क्या बोलना है समझो। बी के अंदर बोलना है कि जो ए में पड़ा है वो ए माइनस बी कर दो। सर ए में अभी 10 पढ़ाया गया नहीं, ए में तो 30 चला गया। तो एक्चुअल में आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे लिखना है 30, क्योंकि ए के अंदर अब 30 चला गया और बी के अंदर अभी क्या पड़ा था सर, 20 पड़ा था पहले से। तो एक्चुअली अगर आप इसको जाके चेक करेंगे तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो बी में 10 आ चुका है, बी में 10 आ चुका है भैया। हमने सेम वेरिएबल में ही कुछ प्लस माइनस का लॉजिक लगा के ये लॉजिक लगाया। अब लॉजिक क्या था, मैंने ए के अंदर ए प्लस बी किया तो जो भी इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू थी वो प्लस होके ए के अंदर स्टोर हो गई, मतलब 30 आ चुका है। यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, और फिर मैंने बोला यार बी के अंदर एक काम करते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं। ए में क्या पड़ा है 30 माइनस 20, यहां पे क्या आ जाएगा 10। तो बी तो ओवर राइट हो गया सर, बी का जो 20 था वो गायब हो गया और यहां पे 10 आ गया। वापिस से ए के अंदर हमें एक काम का और करना है, ए माइनस बी कर देना है सर, बिल्कुल। अब अगर आपने ए माइनस बी किया तो अभी आंसर क्या प्रोसेस करेगा, यार ए में तो 30 पड़ा है ना और बी में क्या आ गया, 10 आ गया। यहां पे बी के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। तो अगर आप इसको जाके यहां पे चेक करेंगे तो ये आपकी वैल्यू को भाई बदल चुका है। तो ए के अंदर यहां पे 20 आ गया और बी के अंदर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। तो सेम वेरिएबल्स के अंदर ही लॉजिक लगाने का तरीका है। अब आप यहां पे आंसर जाके चेक करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, ए में 20 बी में 10। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे लॉजिक्स होता है। भाई आपके सामने प्लस करने की एक सिचुएशन थी जो आपने फॉलो की, माइनस करने की एक सिचुएशन थी जो आपने फॉलो की, उसके बाद लॉजिक तैयार किया, फिर ये आपका आंसर आया। ठीक है, एरे से और आसान हो जाएगा, वो आगे की साइड बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्लियर है और आपके सामने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी क्लियर है। इन दोनों में आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का काम है भाई दो चीजों के बीच में कंपेयर करना और आपको आंसर ट्रू और फॉल्स बताना। मतलब कंपेयर करता है टू वैल्यूज के बीच में। अब इसके सिंबल्स क्या है, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर नॉट, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब ये कंपेयर करते हैं। देखो यहां पे दो वैल्यू होगी, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर ट्रू और फॉल्स मिलेगा। चलिए देखिए अब हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैं फाइल में जाता हूं, ये जो कोड है इसको मैं कर देता हूं कमेंट, और फिर एक एक करके हम सिंबल्स को क्या करेंगे समझेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ए इक्वल टू 10 और लेट बी इक्वल टू 20। अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सिंबल है डबल इक्वल टू, मतलब आप यहां पे जो सबसे पहला सिंबल देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है। डबल इक्वल टू ये होता है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो मैं आपको आंसर टू दूंगा। मतलब डबल इक्वल टू क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो ये आपको आंसर क्या देता है, टू देता है। मतलब आपने यहां पे कंपेयर किया 10 जो है
मतलब मैं कमेंट में लिख रहा हूं, आप यहां पे कंपेयर कर रहे हैं, जो 10 है वो डबल इक्वल टू है 20, गलत बोल रहे हैं। 10 और 20 बराबर नहीं है। यहां पे आंसर कब आपको ट्रू मिलेगा, जब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। यहां पे फॉल्स आंसर आने वाला है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है सर। अब मुद्दे की बात यह है कि ये ठीक है, अब ये आपको ट्रू कब देगा, जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हमारी बराबर है, तो ये आपको ट्रू दे देगा। मेरे एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे एक और चीज है कि अगर आपने यहां पे कंपेयर किया, लॉग का यूज किया मैंने, यहां पे आपने कंपेयर किया ए में क्या पड़ा है 10, डबल इक्वल टू आपने डबल कोटेशन में 10 लिखा, तो ए के अंदर जो 10 पड़ा है वो नंबर का 10 है, और इधर आपने जो 10 लिखा है वो स्ट्रिंग का 10 है। तो ये डेटा टाइप कंपैरिजन नहीं करता, मतलब ये टाइप कंपैरिजन नहीं करता, ये केवल वैल्यू कंपैरिजन करता, अभी भी आपका आंसर ट्रू आएगा। इन दोनों केस में आपका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो डबल इक्वल टू केवल वैल्यू कंपेयर करता है, ये ध्यान रखना। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर का 10 है और एक नंबर के अंदर का 10 है, क्या दोनों अगर मैं कंपेयर करूं 10 डबल इक्वल टू 10, तो क्या ये ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिपल इक्वल टू सिंबल की, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू सिंबल का काम होता है भाई डेटा टाइप प्लस वैल्यू दोनों कंपेयर करना। मान लीजिए आपने यहां पे लॉग लिखा और लॉग में लिखा ए में क्या पड़ा है 10, और आप यहां पे ट्रिपल इक्वल टू यहां पे खुद 10 लिख रहे हैं, ये तो एक वेरिएबल के अंदर का 10 है, ठीक है, और यहां पे आपने 10 क्या किया, मैनुअली लिख दिया, मतलब खुद लिख दिया, ये स्ट्रिंग का 10 है। ये आपको आंसर फॉल्स देगा, क्योंकि जो ट्रिपल इक्वल टू होता है वो डेटा टाइप प्लस वैल्यू दोनों कंपेयर करता है। ये कब आपको ट्रू देगा सर, जब आप यहां पे कंपेयर ऐसा करेंगे, जैसे मैं यहां पे लॉग का यूज करके ऐसे कंपेयर करूंगा ए डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू बी, तो अगर आप नोटिस करेंगे यहां पे कंपैरिजन आपका है 10, नहीं ट्रिपल इक्वल टू 10, मतलब यहां पे आप नंबर के 10 को भाई नंबर के 10 से कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, नंबर के 10 को ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिंग के 10 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ट्रिपल इक्वल टू आपको फॉल्स देगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू टाइप भी चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों नंबर के 10 है, तो ये आपको ट्रू दे देगा। देखिएगा, बिल्कुल सर ट्रू आ गया, ठीक है, हम समझ गए। अब जो हमारा तीसरा सिंबल है वो क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कब आपको आंसर ट्रू देता है, नॉट इक्वल टू तब आंसर ट्रू देता है जब दोनों बराबर नहीं है। जैसे आपने यहां पे लिखा है, एक बार कंसोल डॉट लॉग का यूज करके बोल रहा हूं कि मैंने यहां पे लिखा 20, ठीक है, 20 मतलब एक नंबर दिया, और नॉट इक्वल टू ए, मैं बोल रहा हूं जो ये 20 है नहीं है बराबर ए के, मतलब आप यहां पे सही बोल रहे हैं ना कि 20 जो है वो नॉट इक्वल टू है ए में क्या पड़ा है 10, तो आप भाई इसको नॉट के तरीके से भी सही बोल रहे हो कि जो 20 है नहीं है बराबर 10 के, तो ये आपको आंसर 2 देगा। तो यहां पे आपने बोला है ना कि 20 की वैल्यू नहीं है बराबर 10 के, तो ये आपको आंसर क्या करेगा, ट्रू देने वाला है, ठीक है। अब ये कब फॉल्स देगा, जब आप बोलो 20 नॉट इक्वल टू 20, अगर कोई ऐसा कंपैरिजन करो भाई 20 नहीं है बराबर 20 के, गलत बोल रहे हो, 20 के बराबर है, यहां पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं चौथे सिंबल की तरफ, ये है अपना चौथा सिंबल, इसको देखते हैं। नॉट डबल इक्वल टू का मतलब क्या है भाई, नॉट डबल इक्वल टू भी क्या करेगा, आपको टाइप प्लस वैल्यू दोनों कंपैरिजन में सेटल कर देगा। जैसे मैंने यहां पे लॉग का यूज किया और लॉग का यूज करके बोला ए नॉट डबल इक्वल टू यहां पे लिखा है मैंने बी, मगर गलत बोल रहे हो सर, ये फॉल्स आएगा, यहां पे आपका आंसर फॉल्स आने वाला है। क्यों, क्योंकि आप बोल ही गलत रहे हो, ए में भी 10 पड़ा है और नॉट इक्वल टू आप 10 बोल रहे हो, गलत है, ए का 10 है और बी का भी 10 है, तो आप गलत बोल रहे हो। अगर सर मैंने यहां पे मान लीजिए बी का 10 कोटेशन में डाला तो क्या होगा, अब आप सही बोल रहे हो, क्योंकि 10 जो है वो नंबर का 10 है और एक स्ट्रिंग का 10 है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहां पे फिर आपका टाइप भी चेक होगा। यहां पे एक जो 10 है वो नंबर का 10 है और एक जो 10 है वो स्ट्रिंग का 10 है, दोनों बराबर नहीं है, सही बोल रहे हो, ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। ये आपको क्या करेगा, ट्रू देगा। तो आपको चौथा सिंबल भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पांचवें सिंबल की तरफ। पांचवा सिंबल क्या प्रोसेस करता है उसको देखते हैं। देखिए पांचवा सिंबल है अपना ग्रेटर देन। देखिए ग्रेटर देन में जब भी आप दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो वो वैल्यू कंपेयर होकर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देती है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि अगर आपने दो कंपैरिजन किए, तो कंपैरिजन मतलब जैसे सर मैंने यहां पे लिखा लेट n इक्वल टू 50 और यहां पे आपने लिखा लेट m इक्वल टू यहां पे लिखा 20। अब आप यहां पे दो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ये कर रहे हैं यहां पे कि भाई आप यहां पे बोल रहे हैं कि n में क्या पड़ा पहले देख लो आप, 50 है, ग्रेटर देन m, तो आपने बोला कि n जो है वो 50 है और m जो है वो 20 है। n जो बड़ा है क्या 20 से, मैं इसको ऊंचा करके दिखा रहा हूं कि अगर n बड़ा है 20 से तो आपका आंसर ट्रू आएगा, तो n में तो 50 है, तो इस समय आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और अगर आपने उल्टा कंपैरिजन कर दिया, ये बोला आपने उल्टा कि n जो है वो छोटा है क्या m से, गलत है, m में 50 है और m में क्या है 20 है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ये आपको फॉल्स दे देगा। तो एक्चुअली ग्रेटर देन का मतलब यही होता है कि भैया जो लेफ्ट वाली वैल्यू है होती है वो राइट से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब आपका आंसर ट्रू मिलेगा।
मतलब जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, लेफ्ट मतलब एन, वो राइट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब आपको आंसर ट्रू मिलेगा। ट्रू है सर, एक बार कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आ रहा है। अब हम आगे की साइड और प्रोसेस करते हैं। एक होता है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू अगर राइट से छोटी है तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। हम अगर यहां पे कंपैरिजन करें सर, और कंपैरिजन करके लिखें कि एन लेस देन एम, गलत बोल रहे हो आप ये बोल रहे हो यहां पे कि भैया 50 जो है वो लेस देन 20, गलत है ना। 50 तो ऑलरेडी क्या है, 20 से बड़ा है, तो यहां पे आपका आंसर फॉल्स आएगा। ये आंसर कब ट्रू देगा, जब उल्टा कंपैरिजन करोगे। उल्टा कंपैरिजन का मतलब आप यहां पे लॉजिक ये लगाओ कि एम, एम में क्या पड़ा, 20 लेस देन एन। अब आपको ये ट्रू मिल जाएगा क्योंकि आपने यहां पे पहले रख दिया एम को, एम के अंदर 20 है, 20 लेस देन 50, बिल्कुल आंसर ट्रू है। यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ट्रू मिल जाएगा। तो ये केवल लेस देन को चेक करता है, वो ग्रेटर देन को चेक करता है। अब हमारा एक और सिंबल है सर यहां पे, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है दो चीजें, यहां पे दो चीजें। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर रहा है, बता रहा है कि आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से बड़ी है तो भी ट्रू दूंगा, या बराबर है तो भी दूंगा। इसका एक एग्जांपल बताइए, एग्जांपल ले लो। आप एक काम करो, आप कभी भी कोई फर्स्ट डिवीजन को चेक करते हो। फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन वो होता है जो 60 के बराबर है, वो भी फर्स्ट है, और जो 60 से ऊपर है वो भी फर्स्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि बराबर है तो भी मैं आपको ट्रू दूंगा आंसर, और भाई 60 से ऊपर है तो भी मैं आपको ट्रू दूंगा। तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों में से कोई एक केस आपसे मांगता है, या तो बराबर कर दीजिए। बराबर करने का मतलब क्या है, अगर मैंने यहां पे लॉग लिख के बोला कि भाई मैंने यहां पे लिखा 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो एक्चुअल में क्या है, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 का मतलब है 60 60 के बराबर है तो भी ट्रू है, और अगर 60 60 से बड़ा है तो भी ट्रू है। मतलब दोनों में से कोई भी एक केस, तो 60 60 के बराबर है सर, ट्रू है बिल्कुल। अब मैं अगर यहां पे लिख दूं 90, भाई 90 ग्रेटर देन 60 तो भी आपका आंसर ट्रू है। मतलब मैंने बोला लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से बड़ी है तो भी ट्रू है, और राइट के बराबर है तो भी ट्रू है। दोनों में से कोई भी केस मिल गया, ये आपको आंसर क्या करेगा, ट्रू दे देगा। और यहां पे ट्रू मिल रहा है सर, और फॉल्स कब देगा, जब भाई आपकी वैल्यू बराबर भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है। जैसे मैंने यहां पे कंपेयर कर दिया, यहां पे 30, अब आप कह रहे हो कि 30 ग्रेटर देन 60, गलत बोल रहे हो, और 30 इक्वल टू 60 गलत बोल रहे हो, तो यहां पे आपके सामने आंसर फॉल्स आएगा। ऐसी लेस देन है। लेस देन क्या प्रोसेस करता है सर, लेस देन ये प्रोसेस करता है आप लोगों के सामने, आप समझना, लेस देन का लॉजिक ये प्रोसेस करता है आप लोगों के सामने कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट से छोटी है या इक्वल है तो भी आपका आंसर ट्रू आएगा। मतलब यहां पे केस थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, एक बार हम कंसोल डॉट लॉग करके यहां पे बोल रहे हैं 60 लेस देन इक्वल टू 60, देखो ये आपको ट्रू देगा क्योंकि 60 60 के बराबर है, भाई इक्वल मैच कर जाएगा, लेस देन मैच नहीं करेगा। तो यहां पे जाके देखेंगे ट्रू। और अगर हम यहाँ 50 लेस देन 60 लेस देन इक्वल टू 60 तो भी ट्रू है। मतलब देखो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से छोटी है तो भी ट्रू है, या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट के बराबर है तो भी ट्रू है। ये दोनों केस में आपको आंसर क्या करेगा, ट्रू देगा। अब यहां पे क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको फंसाता है। यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने अभी टाइप कन्वर्जन पढ़ा था पहले वाले पार्ट के अंदर, उसमें हमने ये सीखा था कि दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक इंप्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट वो होता है जो खुद कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके सामने एक लॉजिक फंसेगा, लॉजिक क्या फंसेगा मैं बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने आ सकता है, फिर आप कैसे इसको रिएक्ट करोगे वो देखना है मुझे। मान लीजिए कि मैंने यहां पे क्या किया, मान लो आप देखो ध्यान से, मान लो कि मैंने यहां पे क्या किया, एक लॉग का यूज किया, और लॉग में मैंने यहां पे लिखा है, आप ध्यान से देखना, मैंने लिखा है 60 ग्रेटर देन 50। ठीक है सर, मैंने 60 ग्रेटर देन 50 लिखा, तो 60 ग्रेटर देन 50 है क्या है, और मैंने इसको राउंड ब्रैकेट में डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया सर। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको ट्रू आंसर देगी। और फिर क्या हुआ, सामने वाले बंदे ने इसके साथ में +5 कर दिया। अब ये फंसाने के लिए कर रहा है, वो फंसाने के लिए करने का मतलब क्या है सर, आप मुझे बताओ ये क्या फंसाने के लिए कर रहा है, मुझे वो बताओ। देखो मैं बताता हूं इसमें क्या कर रहा है वो, आप समझना। इसमें लॉजिकली वो ये कर रहा है कि पहले इसको सॉल्व कर रहा है, इसको जब वो सॉल्व कर रहा है तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, बिल्कुल ट्रू मिल रहा है। और ट्रू की मैथमेटिकली वैल्यू होती है 1 के बराबर, और +5। तो सामने वाला बंदा यहां पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे 1 सेट कर देना ट्रू की जगह, और ये भाई इंप्लिसिट इसको कन्वर्ट कर देगा। जब आप इसको प्लस के साथ में यूज करेंगे तो वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा, इसको 1 रख देगा +5, और यहां पे आपका आंसर 6 आ जाएगा। देखो तो ये आपको समझना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन आ सकता है सर, वो भी हम देखते हैं। देखो वो भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा कोड लेफ्ट टू राइट चलता है, भाई टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलता है।
अब पॉइंट मेरा ये है, यहां पे आप समझना, यहां पे क्या है, एक फंसाने वाला क्वेश्चन बहुत आता है यहां पे, कि मैंने यहां पे चलो एक लिया, लेट ए इक्वल टू 10 ले लिया, और लेट बी इक्वल टू 20 ले लिया, और लेट सी इक्वल टू 5 ले लिया। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा मैं बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉग के अंदर यूज किया। अब देखो ये फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक तो मैं सॉल्व कर रहा हूं जिससे आपका माइंड एकदम प्रिपेयर हो जाए कि ऐसा होगा। ए लेस देन बी, भाई ये ए में क्या पड़ा है 10, बी में क्या पड़ा है 20, ये कंडीशन ट्रू है, और इसी के आगे लगा देंगे लेस देन सी। अब आप फंस जाओगे। अब आप क्या करोगे, फंस जाओगे। इस केस में आप फंसोगे कैसे मैं बताता हूं। अब आप कंपेयर करोगे कि बी जो है यार, बी तो छोटा नहीं है सी से, ए तो चलो छोटा है बी से। मतलब आप ना इसको ऐसे तोड़ना, इस प्रोग्राम को, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर स्पेशली बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको तोड़ोगे कैसे, देखो मैं बताता हूं। पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ना यहाँ पे कि जो 10 है वो लेस देन 20 है। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मेरा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यहां पे ट्रू आया इसका आंसर, बिल्कुल। अब ट्रू को, ये जो ट्रू है, ये ट्रू कंपेयर होगा लेस देन सी से। तो एक्चुअली ट्रू की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। यहां पे 1 हो जाएगा, और लेस देन सी मतलब यहां पे आपका क्या होगा, 5 आएगा। इसका भी आंसर आपका ट्रू आने वाला है। इसका आंसर आपका ट्रू यहां पे आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपको ट्रू दे रहा है, और ट्रू की जगह आप 1 कर दो, मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये आपको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। और ट्रू की जगह 1 सेट करिए, 1। ट्रू की जगह क्या सेट करिए, 1, और 1 लेस देन सी है। भैया 1 क्या है, सी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, और आंसर 2 है। तो एक्चुअली इसी टाइप के प्रोग्राम आप लोगों को फंसाने के लिए पूछे जा सकते हैं। प्लीज आपको इसको सॉल्व करना है जिससे आप कनेक्टेड रहें और चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले, भाई उस पे ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। देखिए आगे है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तब यूज करते हैं जब आप मल्टीपल कंडीशन को एक साथ में बाइंड करते हैं। जिसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं वेबसाइट पे जाके लॉग इन करते हो, आपने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डाला। अब आप कह रहे हैं कि भाई दोनों अगर मैच करे तो मैं लॉग इन कर जाऊं, तो फिर आपको यहां पे मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ेगी। आप यूजर नेम को भी चेक करना चाहते हैं, पासवर्ड को भी चेक करना चाहते हैं। दोनों अगर ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, लॉग इन कर जाऊंगा। तो यहां पे एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। एंड क्या बोलता है, एंड ये बोलता है कि अगर आपने यहां पे दो कंपैरिजन किए, ये कंपैरिजन 1 है, एंड करके कंपैरिजन 2 है। अगर दोनों कंपैरिजन या दो से ज्यादा आपने कंपैरिजन किए, जितने भी आपने कंपैरिजन किया है, अगर वो सारे कंपैरिजन मेरे ट्रू हो जाएंगे। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि वो सारे कंपैरिजन अगर आपके ट्रू हो जाएंगे तो फिर आप मुझे ट्रू दोगे? बिल्कुल यही कह रहा हूं भाई। एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि यूजर नेम भी ट्रू होना चाहिए, एंड पासवर्ड भी ट्रू होना चाहिए, तभी आप लॉग इन करोगे। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो मैं आपको फॉल्स आंसर दे दूंगा। तो यहां पे एंड का यूज करके अगर आपने मल्टीपल कंपैरिजन किया है, वो सारे कंपैरिजन आपके ट्रू होने चाहिए, तभी आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो एंड आपको बताता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मगर एक से ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा कंपैरिजन आपके ट्रू होने चाहिए। ठीक है सर, कैसे आप मुझे बताओ। देखो मैं बताता हूं। हम यहां पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने यहां पे एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल लिया, और यूजर नेम में ले लिया मैंने कोड ले लिया, और मैंने एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल ले लिया। बिल्कुल, पासवर्ड नाम के वेरिएबल में क्या ले लिया सर आपने, मैंने 1 2 3 ले लिया। चलो अब मैंने यहां पे क्या किया, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन कैसे किया, लॉग का यूज किया, और मैंने बोला अगर यूजर नेम, भाई ये यूजर नेम आगे चल के क्या हो सकता है, प्रॉम्प्ट से भी आ सकता है, आगे चल के क्या हो सकता है, फॉर्म से भी आ सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इस यूजर नेम की वैल्यू मेरे कोड के बराबर है, मतलब इसके अंदर भी कोड लिखा है और यहां पे ये कोड के बराबर मैच कर रहा है, एंड अगर ये जो मेरा पासवर्ड है, मेरे पासवर्ड की वैल्यू अगर डबल इक्वल टू 1 2 3 के बराबर है, या एक काम करते हैं, ये तो चलो मैंने ले लिया, एक छोटा सा काम करते हैं, यहां पे आप प्रॉम्प्ट से ले सकते हो। किससे ले सकते हो, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपको मैंने बताया था जो यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा। तो मान लीजिए कि यूजर नेम जो आपने पहले से लिख रखा है और जो आपके फॉर्म से आ रहा है, अगर ये दोनों बराबर हैं, पासवर्ड भी दोनों बराबर हैं, तो आपका आंसर ट्रू मिलेगा। तो अभी मेरा ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा, क्योंकि सर यूजर नेम भी मैच कर गया कोड से। भाई यूजर नेम में भी कोड पड़ा और आप कोड से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैंने पासवर्ड में 1 2 3 4 डाला तो नहीं मैच करेगा, तो नहीं मैच करेगा, तो आपको फॉल्स दे देगा। तो एक्चुअल में एंड क्या बोलता है, एंड का लॉजिक यही बोलता है कि अगर आपने मल्टीपल कंपैरिजन लगाए
वो सारे कंपैरिजन आपके ट्रू होंगे तभी आपको ट्रू दूंगा आंसर। तो भाई लॉगिन के केस में एंड ही लगेगा, लॉगिन के केस में क्या लगेगा, एंड लगेगा। अब आते हैं और पे। और का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने और लॉजिकल और का यूज किया तो क्या होगा सर, देखिए और का मतलब है कि आपने मल्टीपल कंपैरिजन किए, उन कंपैरिजन में से कोई भी एक ट्रू होगा तो मैं आपको आंसर ट्रू दूंगा। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल बताइए, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए आप कभी कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म में वो कहता है कि अब आप ना थोड़ा केवाईसी करिए। अब केवाईसी के लिए कहता है या तो आप आधार कार्ड दे दो, या पैन कार्ड दे दो, या पासपोर्ट दे दो। वो 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगता है, तो वो और है। और का मतलब है कि कोई भी एक दे दोगे मेरा काम चल जाएगा, कोई भी एक। एंड होता तो तीनों देने मैंडेटरी है। तो और एक तरह से सिंपल वर्ड में ये बोला जाता है कि मल्टीपल कंपैरिजन में से कोई एक कंपैरिजन अगर आपका ट्रू हुआ तो मैं आपको आंसर क्या करूंगा, ट्रू दे दूंगा। जैसे अगर मैंने यहां पे एक कंपैरिजन किया, ध्यान से देखना। अब इस कंपैरिजन में मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा नॉट इक्वल टू 10 डबल इक्वल टू 20 ले लिया। चलो ये कंपैरिजन तो सर फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। मैंने और करके लिखा 10 लेस देन 20। तो एक्चुअल में मैं यहां पे ये समझा रहा हूं कि जो 10 है वो 20 के बराबर नहीं, ये तो फॉल्स है मगर ये ट्रू है। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा आपको आंसर ट्रू मिल जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, क्यों मिला ट्रू, क्योंकि ये चलो फॉल्स है मगर ये ट्रू है। और का यूज करके आप मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू कराइए, आपको आंसर ट्रू मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि अगर दोनों ही मैंने यहां पे लगा दिए, ये मैंने ऐसे लगा दिया, अगर मैंने दोनों ही गलत लगाए तो आपका आंसर ट्रू नहीं आएगा, फिर फॉल्स आएगा। तो आपको और का केस भी क्लियर हो गया होगा कि और क्या कर रहा है, मल्टीपल कंपैरिजन में से कोई एक कंपैरिजन आपके सामने आता है तो वो आपको क्या करेगा, ट्रू कर देगा, कर देगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सर। फिर इसके बाद आता है नॉट का सिंबल। नॉट क्या करता है सर, नॉट का काम है कि भाई आपके आंसर को रिवर्स कर देना। रिवर्स करने का मतलब क्या है सर, बताओ। देखो रिवर्स करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने यहां पे लॉजिक लगाया और लॉजिक लगा के आपने यहां पे बोला कि एक काम करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं 20 नॉट इक्वल टू 20। अब देखा जाए तो ये आपका फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्यों क्यों फॉल्स है, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि 20 नहीं है बराबर 20 के, 20 तो 20 के बराबर है, फॉल्स है सर। नॉट का यूज, जो ये नॉट, ये वाला नॉट, भाई ये जो पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से आपका आंसर क्या आ रहा था, फॉल्स। नॉट लगाते ही ये आंसर अपने आप को रिवर्स करके क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो नॉट एक्चुअल में क्या करता है, आपके आंसर को रिवर्स करने का काम करता है। आपके आंसर को रिवर्स कर देगा। अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो एक्चुअल भाई अगर आप लोगों ने यहां पे लिखा है ट्रू, तो ट्रू तो एक भैया एक, भाई ट्रू तो ट्रू सिचुएशन है, यहां पे तो ट्रू ही आएगा आंसर। और अगर मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया तो ये जो ट्रू है ये ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मिलो, तो एक्चुअल में मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो ये मैंने एक स्टैटिक एग्जांपल बताया कि ट्रू के आगे नॉट लगाते ही वो फॉल्स हो जाएगा। तो नॉट आपके आंसर को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ये है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं यहां पे एक और ऑपरेटर है जो हम यहां पे देखेंगे, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर में हम प्लस के सिंबल का यूज करते हैं। प्लस के सिंबल का यूज होता है कॉन्केटनेट करने के लिए। मतलब मान लीजिए आपको दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है तो आप प्लस के सिंबल का यूज करोगे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जावास्क्रिप्ट का स्पेशलाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूं क्या स्पेशलाइजेशन है, कि भाई अगर आपने 10 प्लस 10 किया तो दो नंबर मिलते हैं तो प्लस यहां पे क्या करता है, ऐड का काम करता है, ऐड का। और ऐड करके आपको आंसर क्या करेगा, 20 दे देगा। मगर आपने यहां पे ये लिखा है हेलो, ठीक है, और यहां पे प्लस करके आपने WS लिखा, तो जावास्क्रिप्ट प्लस के केस में क्या करता है भैया, अपेंड कर देता है, या कॉन्केटनेट बोल सकते हो, कॉन्केटनेट कर देता है। मतलब इन दोनों को क्या करता है, पास में लेके आ जाता है। का मतलब है हेलो के पास में आपका WS क्या होगा, आ जाएगा। ये ध्यान रखना। तो प्लस के सिंबल के दो रोल होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक एडिशन कराना और एक कॉन्केटनेट करना। मतलब एक तरह से अपेंड करा देना स्ट्रिंग को। अब यहां पे भाई ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे आपने यहां पे, मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे करते हो, जैसे मैंने यहां पे लेट n इक्वल टू 10 किया तो मैंने यहां पे n प्लस इक्वल टू 5 किया, तो यहां पे क्या होता है, आपका इसके अंदर आंसर 15 आ जाता है। मगर यहीं पर मान लीजिए एक वेरिएबल है str में, मान लीजिए आपने यहां पे लिखा है WS, ठीक है। अब किसी बंदे ने बोला str प्लस str में WS है, इक्वल टू यहां पे हेलो कर दो। तो एक्चुअल में str में जो भी पड़ा है WS, उसके साथ में हेलो क्या होगा, जुड़ेगा, तो WS हेलो आपका आंसर क्या होगा, यहां पे प्रोसेस कर जाएगा। तो भाई प्लस क्या करता है, स्ट्रिंग को भी अपेंड कराता है। नंबर के केस में एडिशन हो जाएंगे, स्ट्रिंग के केस में अपेंड हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं।
प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लॉजिक लगाना है सर? भाई प्लस के सिंबल का ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे एक लिया लेट स्ट्रिंग str करके एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने वेलकम को स्टोर किया, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या किया, वेलकम को स्टोर किया, बिल्कुल वेलकम को स्टोर किया। अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया str1 नाम से और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ws ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लॉग का यूज किया और लॉग का यूज करके मैंने str प्लस str का यूज किया, बिल्कुल सर। और यहां पे जाके मैंने चेक किया तो ये दोनों स्ट्रिंग पास में आ जाएंगी। स्पेस नहीं आ रहा तो स्पेस आप यहां पे दे सकते हो, ये स्पेस को काउंट करेगा और स्पेस बना देगा, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया सर। और दूसरा केस मान लीजिए हम ऐसा कर सकते थे क्या, str प्लस इक्वल टू मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेलकम और हेलो आपके पास क्या होगा, आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके str करूंगा, इसमें सेम वेरिएबल में ही आपने क्या किया, अपेंड करा दिया, जाके चेक कर लेते हैं। वेलकम और हेलो अपने पास आ गया, बिल्कुल ठीक है सर, ये भी क्लियर है। मगर एक केस और है जो मेरे माइंड में क्या है, थोड़ा खटक रहा है, उसको बताओ। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मान लीजिए आपके पास एक तरफ तो 10 आया और दूसरी तरफ आपके पास हेलो आया, तो जावास्क्रिप्ट इस केस में भी अपेंड कर देगा। जावास्क्रिप्ट का सिंपल केस है, दोनों नंबर दोगे तो एडिशन होगा, बाकी सारे केस में आपका कॉन्केटनेट हो जाएगा। मतलब यहां पे आपके सामने 10 हेलो आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रोसेस में आपके वो नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। आपको ये ध्यान रखना है, नंबर प्लस नंबर एडिशन, नंबर प्लस स्ट्रिंग अपेंड और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग भी अपेंड, ये बस आप लॉजिक का ध्यान रखना। फिर आपका आंसर यहां पे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और ये आंसर आपके सामने आ गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर में भी दिक्कत है। अब हम बात करते हैं यहां पे टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आप कोई भी कंडीशन लगा के अपने आंसर को प्रिंट कर सकते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर एक तरह से शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स का, इफ एल्स कंडीशन का। ये मैं आगे बताने वाला हूं, मगर इफ एल्स पे तो अभी नहीं जा रहा हूं, मैं पहले टर्नरी ऑपरेटर बता देता हूं। देखिए टर्नरी ऑपरेटर एक तरह का ऑपरेटर होता है जो आपको वैल्यू रिटर्न करता है। ट्रू के केस में क्या रिटर्न कराना है, फॉल्स के केस में क्या रिटर्न कराना है। देखिए मैं यहां पे एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया है एज नाम का, मुझे ये चेक करना है एज एडल्ट है या माइनर है। देखो एक पॉइंट आप समझना, और टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल। अब देखो यहां पे क्या होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूं। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हम भाई एक तरफ करते हैं कंपेयर, यहां पे हम कुछ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम यहां पे कंपेयर करेंगे, या तो ये कंपेयर ट्रू होगा या ये कंपेयर क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमें पता है, जो हम कंपेयर करेंगे या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे यहां पे किया हुआ, इसकी बात कर रहा हूं, ये कंपैरिजन है जो आपने किया है। एज अगर ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो एडल्ट, नहीं तो माइनर, ठीक है। अब पॉइंट मेरा ये है कि यहां पे कंपैरिजन ट्रू होगा, तो ये एक कंपैरिजन है जो आपने किया। फिर आएगा आपका एक क्वेश्चन मार्क का साइन, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल। अगर ये भाई अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद यहां पे हम कॉलन से दो चीजें सेपरेट करते हैं। ये लेफ्ट का पार्ट है और ये राइट का पार्ट है। कॉलन से हम दो चीजें सेपरेट करते हैं, लेफ्ट और राइट। अगर ये ट्रू होती है तो ये लेफ्ट वाला पार्ट चलता है, और अगर आपकी इक्वेशन फॉल्स होती है तो राइट वाला पार्ट चलता है। मतलब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर अगर आपका कंपैरिजन ट्रू होता है तो कॉलन के लेफ्ट वाला पार्ट आपके सामने आता है, और अगर फॉल्स होता है तो कॉलन के राइट वाला पार्ट आपके सामने आता है। मतलब आप इसको समझाइए सर। इसको समझाने के लिए मुझे कोड में ही समझाना चाहिए। देखो मैं बताता हूं, कोड में प्रोसेस करने का मतलब है कि मान लो, जो मैंने क्या बोला कि मुझे ना एक वोट चेक करने का प्रोसेस बनाना है। वोट चेक करने के प्रोसेस के लिए मतलब बंदे की एज चेक करनी है। लेट मैंने एक एज नाम का वेरिएबल लिया और इस समय मैंने प्रॉम्प्ट का यूज कर लिया। चलो बहुत देर हो गया, प्रॉम्प्ट का यूज नहीं किया, प्रॉम्प्ट का यूज कर लिया। एंटर द, मैंने बोला वैल्यू कर लो। एंटर द, मैंने क्या बोला, वैल्यू ले लेते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये जो एज की वैल्यू, प्रॉम्प्ट चल गया क्या, प्रॉम्प्ट चल गया यार, कैंसिल करो। हाँ चलो देखेंगे। अगर मेरी ये एज की वैल्यू, भाई प्रॉम्प्ट आपको पता है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट से कोई भी चीज लेते हो स्ट्रिंग में आता है तो आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है जो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये बोला कि अगर ये जो एज है, एज की वैल्यू 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा मतलब 18 से ज्यादा है, तो वोट दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। तो ये जो है, एक हमने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया। ये रिजल्ट नहीं जरूरी नहीं, आप भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां पे दोगे आप एक कंपैरिजन, यहां पे आप एक कंपैरिजन करोगे कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये आपने किया कंपैरिजन। अगर ये कंपैरिजन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल है। अगर ये कंपैरिजन ट्रू होता है तो यहां पे कॉलन के साथ में दो वैल्यू आप डिवाइड कर लीजिए। कॉलन के साथ में, भाई कॉलन के साथ में ये मान लीजिए
कि कॉलन का जो ये लेफ्ट पार्ट है ये ट्रू को लेके जाएगा और कॉलन का जो राइट का पार्ट है ये फॉल्स को लेके जाएगा। सिंपल बता रहा हूं, अगर ये ट्रू होता है तो ये आंसर आएगा। इस आंसर में जो लिखना चाहते हैं यस लिख देते हैं। भाई आप अपने हिसाब से जो भी आंसर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यस लिख दिया। चलो, मैंने बोला कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा या उसके बराबर है, तो यस आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। यस लिखा हुआ आ जाएगा, ये आंसर जाके किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो आपने आंसर दिया है, जो भी कॉलन के राइट साइड का पार्ट है, जैसे अगर ये फॉल्स होती है इक्वेशन, तो फॉल्स जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। मतलब आप इसमें नो लिख दो भाई अपने हिसाब से, यू कैन नॉट गो फॉर वोट, कुछ भी लिखना है लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये क्लियर करना चाहता हूं, इसको आपको मैं ये राइटिंग पैड पे ले जाके क्लियर कर देता हूं। थोड़ा सा आपको चीजें क्या होंगी, बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। आप देखना, यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई आप ये समझिए कि यहां पे अगर ये एक इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन आपकी ट्रू होती है तो ट्रू होते ही ये वाला पार्ट चलेगा, ये आपके ये जो यस है, यस जाके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और अगर ये इक्वेशन फॉल्स होती है सर, तो फॉल्स होते ही क्या होने वाला है, ये जो नो लिखा है ये नो जाके क्या होगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। कोई एक चीज रिजल्ट में स्टोर होगी, या तो यस या नो। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं प्रॉम्प्ट क्या देता हूं। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके फायदा क्या मिला सर, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने हिसाब से जो ट्रू का केस है उसका आंसर बना सकते हैं, और जो फॉल्स का केस है उसका भी आंसर बना सकते हैं। दिखाइए सर एक बार यहां पे प्रिंट करके दिखाइए, देखो मैं दिखाता हूं। आप रिजल्ट को क्या करिए, कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए। मैं रिजल्ट को क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं और यहां पे जाके चेक करता हूं। देखो ध्यान से, मैंने यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां लिखा है 20। यस क्यों आया, यस इसलिए आया कि क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन आपकी ट्रू है, और ट्रू होते ही कॉलन के लेफ्ट वाला पार्ट स्टोर हो गया रिजल्ट के अंदर जाके। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नो जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। तो टर्नरी ऑपरेटर एक तरह का लॉजिक है जिसमें आप अपने आंसर को सेटल कर सकते हैं कि ट्रू होगा तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स होगा तो क्या आंसर आएगा। ये सिंगल लाइन इक्वेशन होती है और ये अपना डेटा रिटर्न कर देती है वेरिएबल के अंदर। एक्चुअल में ये क्या करती है, जो दोनों में से भाई दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा वो रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आप लॉजिक्स को यहां पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चल एक काम करो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एक प्रोग्राम बना दो। प्रोग्राम बना देता हूं। चलो, प्रोग्राम ये है कि आपने एक काम करो सर, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ कि भाई आप यूजर से एक नंबर लो। यूजर क्या करेगा, एक नंबर दे देगा। लेट num1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया, नंबर नाम का फंक्शन लिया और प्रॉम्प्ट ले लिया, और मैंने बोला यूजर आप नंबर दो, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। बस मुझे ये बताओ कि भाई दो नंबर लो यूजर से, चलो दो नंबर लो, और दोनों में से कौन सा बड़ा है मुझे ये बता दो। कौन सा बड़ा है ये मुझे क्या करो बताओ, दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है। अच्छा सर, यही हमें निकालना है, ये निकालना है, ये num1 होगा, ये num2 होगा, और मुझे बड़ी वैल्यू निकाल के दिखाओ बस, बड़ी। ठीक है, बड़ी निकाल देना, दोनों में से कौन सी बड़ी है। ठीक है, मैंने बोला अगर यहाँ पे num1 अगर ग्रेटर देन है num2, तो भाई पॉइंट बहुत क्लियर है कि सर अगर num1 मतलब क्या है, num1 यहाँ पे मान लीजिए है आपका 50 और num2 आपका 20 है, तो इसका मतलब भैया ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि num1 अगर ग्रेटर देन num2 है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे एक आंसर स्टोर किया यहाँ पे कि num1 क्या है, बड़ा है, और इसके साथ में इसकी वैल्यू भी कॉन्केटनेट करा दी। वैल्यू क्या है, num1। तो मैं ये चाहता हूं ऐसा आंसर आएगा आपके सामने, मतलब num1 इक्वल टू यहाँ पे 50 आएगा, और num1, या आप लिख दो यार, यहाँ पे लिख सकते हैं num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है सर, अब भाई वैल्यू तो बताओ कि वैल्यू क्या है, वैल्यू भी साथ में प्रिंट कर दो सर। वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बैकटिक का यूज कर लेते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स आपको बता रखा है, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ पे num1 इज ग्रेटर देन num2, तो num1 का वेरिएबल आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए सर, मतलब num1 का वेरिएबल प्रिंट कर दीजिए, जिससे हमारे सामने क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। यहाँ पे num1 का वेरिएबल मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे साथ में मैंने क्या कर दिया, num2 का वेरिएबल प्रिंट कर दिया। num2 का वेरिएबल यहाँ पे क्या है, num2 ये हो गया। ये अभी आपने जो केस बनाई, ये केवल केस क्या है, ट्रू का है। भाई ये पूरा आंसर क्या है, ट्रू का आंसर है। अब कॉलन करके अगर ये कंडीशन भैया गलत हुई, इसका मतलब है num2 बड़ा होगा num1 से। भाई अगर ये कंडीशन गलत हुई तो इक्वेशन सीधी बोलती है कि यहां पे num2 क्या होगा, बड़ा होगा num1 से। किससे बड़ा होगा, num1 से क्या होगा, यहां पे बड़ा होगा, ये ध्यान रखना।
तो एक्चुअल में आप ये कहना चाहते हो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इसमें सीधा पता चल रहा है कि num1 क्या है, बड़ा है num2 से। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसमें उल्टा मान लीजिए, यहां पे आप मान लीजिए कि num2 बड़ा है num1 से, और जो भी रिजल्ट में आंसर आएगा वो हम यहां पे जाके लॉग के अंदर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, और रिजल्ट में हमें लॉग्स बता देगा कि क्या आंसर आ रहा है। तो जाके हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहले थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 50, ये num1 के अंदर जा रहा है। यहां लिखा है मैंने 30, ये num2 के अंदर जा रहा है। num1 50 देन num2 30, ठीक है बिल्कुल सर। और अगर मैंने यहां पे दिया है 90 और दूसरे में दिया 100, तो num2 100 है, इज ग्रेटर देन num1। तो एक्चुअल में यहां पे आप अपने हिसाब से इसका आंसर क्या कर पा रहे हैं, सेटल कर पा रहे हैं, ये आपको पता चल गया। तो यहां पे आपने ये भी देखा कि टर्नरी ऑपरेटर एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ट्रू होने पे क्या आंसर दिखाना चाहते हैं, फॉल्स होने पे क्या आंसर दिखाना चाहते हैं, ये लॉजिक आप इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस देखिए, अब हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट ना डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। रियल लाइफ में भी बहुत सारी जगह पे कंडीशंस है। जैसे भाई आप लोग वोट देने जाते हो, वो भी एक कंडीशन है कि आपकी एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, वो भी एक कंडीशन है कि यूजर नेम पासवर्ड ट्रू होगा तब मैं आपको लॉगिन कराऊंगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके आप अपने कोड को बता सकते हो कि इस कंडीशन के बाद दिखना है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, स्विच केस होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट भाई सिचुएशन के हिसाब से यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आप कभी किसी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाके जब आपने ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट करके आप पेमेंट करने गए, तो वहां पे इसने कंडीशन लगा रखी है बंदे ने कि भाई अगर आपका अमाउंट 500 से ऊपर है तभी आप वहां पे कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, नहीं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंडीशन वेबसाइट के अंदर बहुत जगह पे प्रोसेस करती है। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके आप अपने प्रोग्राम के थोड़े फ्लो को भी बदलते हो। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कैसे प्रोसेस करता है। यहां पे सबसे पहले जो हम समझेंगे, इफ स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए इफ स्टेटमेंट कंडीशंस को लेने का एक प्रोसेस है, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपको क्या दिखाना है। बोले इफ स्टेटमेंट हमेशा ट्रू के केस में, जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के केस में आपको क्या आंसर दिखाना है, ये हमें इफ स्टेटमेंट क्या करता है, बताता है। यहां पे एक कोड लिखा हुआ है, देखो कि भाई एक स्कोर है, अगर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो यू पास्ट करके लिखा हुआ जाएगा। मान लो आप कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में आपने स्कोर गेट किया, अगर वो स्कोर 50 से ऊपर आया तो आप पास हैं, नहीं तो पास नहीं है। तो मुझे पास होने का ही मैसेज दिखाना है, फेल का मैसेज नहीं दिखाना। तो इफ कंडीशन हमेशा आपके ट्रू केस में, भाई अगर आप ट्रू होंगे तो क्या होगा, तो इसको लिखने के तरीके के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इफ की बात कर रहे हैं। इफ हमेशा ट्रू के केस में चलने वाला लॉजिक है, फॉल्स के केस में चलने वाला लॉजिक नहीं है। बोले एक डिसीजन दे रहे हैं कि भाई मेरा स्कोर 50 से ऊपर होगा तो यू पास्ट दिखा देना, नहीं होगा तो फेल दिखा देना। फेल अभी मत दिखाना, फेल इफ एल्स के अंदर दिखा देना। तो मैं यहां पे एक काम करो, यहां पे इफ डॉट, या चलो इसी फाइल के अंदर काम कर लेते हैं। हाँ इसी फाइल के अंदर काम कर लेते हैं, इसको हम यहां से कमेंट कर लेते हैं। देखो मैंने यहां पे क्या किया, एक सिंपल सा इफ कंडीशन लगा। इफ देखो, इफ आप समझना कब काम करता है, अगर यहां पे मैंने ट्रू लिखा तो जो भी, देखो इफ राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिखा, तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। अब ये देखो ट्रू आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी आप अंदर एंटर कर जाओगे। यहां पे मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। यहां पे मैंने इफ और राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिखा, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज मतलब इफ की बॉडी इसके बीच में काम करेगी, मतलब इफ के अंदर जो भी आप काम करोगे वो इसी कर्ली ब्रैकेट के बीच में करोगे। तो ये एक तरह से इफ की क्या हो गई, बॉडी हो गई। यहां पे सारा काम करेंगे। ये आंसर कब दिखेगा, जब आपका ये ट्रू होगा। तो मैंने ट्रू लिखा और मैंने यहां पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया। अभी आपका क्वेश्चन है हेलो आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहां अगर ट्रू है तो ये जो इफ कंडीशन है वो आपको हेलो देगा। तो इफ आपको आंसर कब देता है, जब आपने उसके अंदर जो कंपैरिजन डाला वो ट्रू है तो आपको आंसर हेलो मिलने वाला है, या जो भी आंसर मिलेगा वो दिख जाएगा। जाके दिखाइए सर, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके देखता हूं। देखो हेलो आ गया। ओके सर मैं समझ गया, मगर ये आपने ट्रू डायरेक्ट लिख दिया, क्या इसमें कोई कंपैरिजन आ सकता है? बिल्कुल, मतलब मैं ये कह रहा हूं ये जो इफ है ये आपसे यहां पे एक कंपैरिजन मांगेगा। अब क्या होता है ना, बच्चा कई जगह फंस जाता है। कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर डायरेक्ट यहां पे ट्रू लिख देता है। अब ट्रू लिख के पूछता है आपका आंसर क्या आएगा। भाई ये ट्रू भी एक तरह का क्या है, बुलियन वैल्यू है। तो बुलियन वैल्यू अगर आपने ट्रू डाली तो आप इफ के अंदर एंटर कर जाओगे। इफ के अंदर आप तभी एंटर करोगे यहां पे जब आपका ट्रू आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1 डबल इक्वल टू 1, ये भी तो ट्रू है।
भाई मैंने कंपैरिजन तो दिया, अगर ये ट्रू है तो हेलो आएगा, हेलो आ जाएगा, ठीक है सर। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सर, मैंने 1 नॉट इक्वल टू 1, ये गलत है, ये गलत है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। इफ तभी आंसर देता है जब आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो एक्चुअली इफ क्या है, एक तरह का कीवर्ड है जिसके अंदर आप यहां पे क्या करते हैं, कंपैरिजन पास करते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर। मैंने एक स्कोर नाम का वेरिएबल लिया, लेट स्कोर, स्कोर में मैंने क्या लिखा, 50 लिखा, और मैंने स्कोर की वैल्यू बोली, अगर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग में यू पास्ट, या आप यहां पे पास्ट लिखा हुआ आ जाएगा, पास्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाएगा, ये आप पास्ट हो चुके हो। अगर स्कोर की वैल्यू यहां पे क्या है, ग्रेटर देन भाई 60 है, तो चलो यहां पे पास्ट की जगह मैं यू पास्ट लिख देता हूं, आप पास्ट हो चुके हो, ये लिखा हुआ आ जाएगा। अभी आपका सिंपल क्वेश्चन है कि आएगा कि नहीं आएगा सर, ये नहीं आएगा। स्कोर की वैल्यू क्या है, 50, और आपने लिखा स्कोर ग्रेटर देन 60, गलत है, आंसर नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा। लोग कब आंसर आएगा सर, जब आप यहाँ पे स्कोर के अंदर 70 डालेंगे तो आप यू पास्ट करके लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक्चुअली एक डिसीजन ले रहे हैं ना, एक डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं कोड को, भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये आंसर दे देना, इसके बीच में जितना आंसर है वो दे देना। इसके अब मैं अगर इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर अगर मैं कुछ प्रिंट करता हूं, मैंने कर्ली ब्रैकेट के बाहर प्रिंट किया वेलकम टू डब्ल्यूएस, तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर का आंसर तो एनी हाउ आएगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर का आंसर तभी आएगा जब ये ट्रू होगा, और ट्रू होते ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इफ कंडीशन ट्रू के केस में चलने वाला लॉजिक है कि ट्रू के केस में आपको क्या आंसर दिखाना है, ठीक है सर। मेरे डिसीजन वाले प्रोसेस के बाद मेरा आंसर कब दिखेगा, जब मेरा डिसीजन ट्रू होगा। अगर मेरा डिसीजन फॉल्स है तो आंसर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। देखो अब दूसरा जो इसके अंदर लॉजिक है वो है इफ एल्स। देखो इफ एल्स का मतलब है कि भाई आपको एक आंसर चाहिए, जैसे आपने बोला कि भाई मैं अगर पास नहीं हुआ तो फेल तो दिखाओ, तो यहां पे क्या होता है, आपको इफ का भी आंसर मिल सकता है या एल्स का आंसर मिलेगा, दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा। तो यहां पे अगर देखिए, यहां पे सीधा बोला जाता है कि एक हमारे पास क्या है, कंपैरिजन है, या एक मैंने यहां पे कंपेयर किया चीजें। अब कंपैरिजन अगर मेरा यार क्या होता है, ट्रू होता है, अगर मेरा कंपैरिजन यहां पे क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू होते ही जो हमारे पास इफ है, इफ के अंदर की बॉडी यहां पे क्या होगी, काम कर जाएगी, ठीक है। और अगर मेरा कंपैरिजन सर फॉल्स होता है तो क्या होगा, फॉल्स होते ही वो एल्स में जाएगा, और एल्स के अंदर की बॉडी आपके सामने क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। एल्स के अंदर की बॉडी आपके सामने क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इफ एल्स का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा चाहता है कि कोई एक आंसर तो मेरे पास आए, या तो ट्रू का आंसर आए या फॉल्स का आंसर आए। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि देखो, अब मैं इसी के अंदर आगे का प्रोसेस करता हूं। भाई मैंने बोला कि अगर आपका स्कोर 60 से ऊपर है तो आप पास दिखा देना, नहीं तो एल्स। एल्स के अंदर हम यहां पे कोई कंडीशन नहीं देते, और एल्स तभी लिखते हैं जब आपका इफ होता है। आप अकेला एल्स नहीं लिख सकते हो, इफ के साथ में ही एल्स क्या करता है, काम करता है। कभी भी अकेला एल्स काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो हमने यहां पे लिखा है कि अगर स्कोर की वैल्यू भाई हमारी 60 से ऊपर है तो आप यहां पे पास दिखाओगे, अगर स्कोर की वैल्यू 60 से कम है तो यहां पे फेल दिखा देना, फेल दिखा, ठीक है सर। जाके देखो एक बार, यू पास लिखा हुआ है, क्योंकि पास हो भाई। एक काम करो, आप अपना नंबर यहां पे 30 कर दो, 30 करते ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और एल्स आपके सामने आंसर दे देगा, ठीक है सर, ओके। तो एक्चुअली इफ एल्स का ना एक टास्क भी है, वो आगे होगा, मैं यहां पे एक टास्क कर देता हूं आप लोगों के सामने। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें चेक करना है कि भाई मेरा नंबर इवन है या ऑड है, वो मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूं, चलो मैं इसको लिख देता हूं task1.js करके मैंने लिख दिया, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि यार ये जो है ना, ये यहाँ पे ऐड हो जाए। इसको मैं यहां से एक छोटा सा काम करो सर, आप एक काम करो, आप यहाँ पे task1.html भी बना लो, इसके अंदर आप कोड लिख दो, बिल्कुल। और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर भाई task1 की स्क्रिप्ट ऐड कर दो, एसआरसी के अंदर हम task1 की स्क्रिप्ट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो अब हमें ये प्रोग्राम बनाना है कि सामने वाला बंदा क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट लेगा, मैंने num1 लिया वेरिएबल का नाम, एक प्रॉम्प्ट लेगा सामने वाला बंदा, मगर उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और प्रॉम्प्ट के अंदर वो बोलेगा एंटर द वैल्यू, और चेक करना है वो वैल्यू इवन है या ऑड है। एंटर द वैल्यू मैंने इसके अंदर लिखा, हमें ये चेक करना है वो वैल्यू हमारी इवन है या ऑड है, सिंपल लॉजिक है सर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक num1 नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ पे यूजर क्या करेगा, कोई भी नंबर देगा, हमें ये चेक करना है कि जो भी यूजर इसके अंदर नंबर देगा वो नंबर भैया इवन है या ऑड है। तो एक्चुअली हमें ना इसकी रिमाइंडर वैल्यू निकालनी है, हमें 2 से इसका मॉडुलस निकालना है। भाई कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। तो यहां पे हमें क्या कंडीशन लगानी है, हमें एक इफ कंडीशन लगानी, इफ num1 में कुछ भी हो सकता है, मॉडुलस 2। भाई अगर आप इसको 2 से इसका रिमाइंडर निकाल रहे हो, अगर वो रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर है, मान लीजिए आपने यहां पे 10 दिया,
और हमने यहाँ पे लिखा है क्या, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा है 10 मॉडुलस 2। भाई ये जो इक्वेशन है अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आपका इफ कंडीशन चलेगा और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख देंगे, हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख देंगे इवन नंबर। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इवन नंबर। भाई इवन नंबर कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बचा होगा, 1 बचा होगा। तो 1 के केस में हमारा नंबर क्या होगा, ऑड नंबर आ जाएगा। अब साथ में कंसोल के साथ में दो वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मैंने num1 को यहाँ पे साथ में क्या क्या प्रिंट कर दिया। अब मैं जाके इसके आंसर को यहां से चेक करता हूं। मैं टास्क 1 वाली फाइल को यहां से क्या करता हूं, रन करता हूं। देखो मैंने टास्क 1 वाली फाइल को यहां से रन किया और मैंने यहां पे लिखा 25। जाके चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके कंसोल में क्या आंसर आ रहा है। तो 25 आपका ऑड नंबर है सर, बिल्कुल। यहां पे हमने लिखा 50 आपका क्या है, इवन नंबर है। तो एक्चुअली हमने किया क्या, मैं एक बार समझा देता हूं। यहां पे हमने ये चेक किया कि भाई जो भी नंबर आप दे रहे हैं उसके मॉडुलस निकाला 2 से, अगर उसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर है, कोई भी नंबर अगर 2 से पूरी तरह डिविजिबल होता है उसकी रिमाइंडर वैल्यू क्या बचती है, 0। अगर उसकी रिमाइंडर वैल्यू 0 के बराबर है तो वो कहलाएगा आपका इवन नंबर, और अगर उसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ऑड नंबर है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहां पे क्या किया, सेटल किया। अब हम जाते हैं यहां पे, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इसको लैडर भी बोलते हैं कि लैडर इफ एल्स को हम यहां पे चेक करते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप मल्टीपल कंडीशन को लगाते हो और मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंस में चेक होती है। सीक्वेंस में चेक होने का मतलब क्या है सर, भाई सीक्वेंस में चेक होने का मतलब है कि आपने यहां पे मल्टीपल कंपैरिजन की है। जैसे यहां पे एक ग्रेड सिस्टम बनाया हुआ है। ग्रेड में क्या है कि अगर मेरा मार्क्स 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड है, मेरा मार्क्स 75 से ऊपर है तो बी ग्रेड है, 60 से ऊपर है तो सी ग्रेड है, उसके नीचे फेल है। तो इसके अंदर आपने 4 कंपैरिजन को सेट किया। अब देखो इसको करने के लिए 4 इफ भी यूज कर सकते हो, मगर 4 इफ और इसमें क्या अंतर है, देखो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने बोला यार आपको ने एक काम करना है, आपको मार्केट से जाके कोई बुक लेके आनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलो बुक लेके आनी है सर। बुक मार्केट में मैंने बोला ये 4 दुकानें, इस पे जाके मिल जाएगी। तो सामने वाले बंदे ने क्या किया, भाई बुक लेने के लिए निकल गया। जब वो गया तो उसको बुक पहले वाले शॉप पे मिल गई। तो पहले वाले शॉप पे मिल गई तो वो उसको वहां से रिटर्न होना चाहिए था, मगर आपने 4 इफ लगा रखे हैं। तो 4 इफ लगाने का मतलब होता है कि भाई बुक मिल भी गई तब भी दूसरी जगह जाके चेक करो। इससे कोड में क्या होता है, कोड में आपका प्रोसेस टाइम बढ़ जाता है। भाई सामने वाले बंदे को पता है मैं ग्रेड ए हूं, तो मैं बी सी डी को क्यों चेक करूंगा। तो यहां पे क्या है, जब आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे तो यहां पे आपकी कंडीशन 1 बाय 1 चेक होती है। अगर पहली ट्रू है तो बाकी नहीं चलेगी, पहली ट्रू नहीं है तो सेकंड चेक करो, सेकंड ट्रू है तो बाकी की नीचे नहीं चलेगी। फिर अगर सेकंड भी ट्रू नहीं है तो थर्ड को चेक करो, अगर थर्ड ट्रू है तो उसके नीचे का नहीं चलेगा। तो यहां पे कंडीशन का लेयर क्या होता है, कनेक्टेड होता है। भाई सिंपल है, मैंने बोला आपको 4 शॉप पे जाना है, अगर आपको इसी शॉप पे आपका काम हो गया तो यहीं से रिटर्न हो जाओ ना, बाकी तीनों जगह जाके क्यों चेक करना, अपना टाइम बढ़ा रहे हो आप। तो नेस्टेड इफ एल्स इफ का यूज हम इसलिए करते हैं कि सामने वाला बंदा चाहता है कि हमारा कोड क्या हो, एकदम कनेक्टेड रहे और भाई सीक्वेंस में हमारा कोड चले, और मैं अगर पहली बार में ही मेरा आंसर आ गया तो मैं वहीं से रिटर्न कर जाऊं। तो एक्चुअल में क्या है, यहां पे आपके लॉजिक्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखो यहां पे आपके लॉजिक्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर ये ट्रू हो गया तो आगे का पार्ट नहीं चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो भाई सेकंड वाला चेक होगा, सेकंड वाला ट्रू नहीं हुआ तो थर्ड वाला चेक हुआ, और थर्ड वाला ट्रू नहीं हुआ तो फेल हुआ आप डायरेक्ट। तो एक्चुअल में जब भी मल्टीपल कंडीशन आपके सामने आएगी तो आपको यहां पे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करना, लेटर का यूज करना है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। वैसे इफ लगा के भी बंदा काम कर लेता है, मगर वो एक सॉलिड काम नहीं है, सॉलिड लॉजिक नहीं है। जब भी 2 से ज्यादा कंपैरिजन या 2 से ज्यादा कंडीशन का लॉजिक लगने वाला है तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार सर इसको कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम ग्रेड सिस्टम बना रहे हैं, चलो यहां पे हम क्या करें, एक ग्रेड सिस्टम बना रहे हैं। मैंने यहां पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, लेट ग्रेड स्कोर करके मैंने ले लिया। चलो ग्रेड स्कोर मैंने बोला नंबर ले लेते हैं, और मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज किया। प्रॉम्प्ट में सामने वाला बंदा क्या करेगा, ले लेगा या एंटर द ग्रेड वैल्यू। भैया आपकी ग्रेड वैल्यू क्या है वो दो, उसके हिसाब से मैं आपका ग्रेड बताता हूं। देखो तो यहां पे हमने, देखो जब भी आप इफ एल्स इफ की बात करेंगे तो पहले तो इफ लगेगा। पहला इफ आप यहां पे किस लिए यूज करेंगे, अगर मेरा ग्रेड स्कोर ग्रेटर देन यहां पे क्या है 90 है, तो मैं यहां पे दे रहा हूं कि यहां पे मेरा ग्रेड क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मैंने कंसोल डॉट लॉग में क्या लिख दिया, ग्रेड ए। अब मेरा आंसर आएगा क्या, देखो भैया आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो इसको रन करके देख लो, आप यहां से देखो, यहां से इसको लाइव कर दो और इसको रन कर दो।
चल गया सर। यहाँ पे मैंने 50 दिया, 50 पे मेरा आंसर आएगा क्या? देखो एक बार जाके देख लेते हैं, कंसोल में जाके चेक करते हैं। 50 पे तो कोई आंसर नहीं आया सर। 95 पे मेरा आंसर आएगा क्या? 95 पे तो आपका ग्रेड ए आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपकी किस पे ट्रू है? ये कंडीशन आपकी 90 से ऊपर पे ट्रू है, या 90 के बराबर तक ट्रू है। चलो मान लो 90 या 90 से ऊपर होगा तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। अब अगर ये ट्रू नहीं है तो कहां जाना है? एल्स के अंदर। ये एल्स में कब जाएगा सर? जब भैया 90 से कम होंगे मार्क्स, 90 से कम होंगे, ठीक है। एल्स के अंदर वापस से इसको इफ मिलेगा, और फिर मैं ग्रेड को चेक करूंगा। ग्रेड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, मतलब 75 से ऊपर है, 90 से कम है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेड बी। ये कहलाएगा ग्रेड बी सर। बिल्कुल ठीक है, मैं ग्रेड बी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार आंसर को वापस से लेके आना। मैंने यहाँ पे लिखा है 99, 99 लिखा है, ग्रेड ए आ रहा है, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे 99 ना लिख के 77 लिखा, तो एक्चुअल में ये कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स है। फॉल्स होते ही आप डायरेक्ट कहां ट्रेवल करोगे? इस एल्स के अंदर, और इस एल्स के अंदर ये इफ कंडीशन चेक होगी। ये ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है, आपका ग्रेड बी आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर ये भी नहीं चला तो फिर एल्स इफ लगेगा। अब मैंने चेक किया कि अगर आपका ग्रेड स्कोर, भाई अगर आपका ग्रेड स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो आपका ग्रेड क्या है? सी है सर। मैंने यहां पे बोल दिया कि आपका ग्रेड क्या है? सी है, ठीक है सर। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो लास्ट में ये वाला एल्स आपको क्या करेगा? फेल दिखा देगा। लास्ट में ये वाला एल्स आपको क्या करेगा? फेल दिखा देगा। इसको लैडर बोलते हैं। भाई यहां पे चीजें क्या है? कनेक्टेड है। अगर बंदा यहां पे ट्रू है तो आगे की इक्वेशन नहीं चलेगी। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसको जाके चेक करो, ये ट्रू है तो ये आगे का पार्ट नहीं चलेगा। अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं है तो फिर इसको चेक करो, अगर ये ट्रू है तो ये नहीं चलेगा। अगर ये तीनों ही ट्रू नहीं है तो इसका मतलब फेल चल रहा है। तो यहां पे आपकी इक्वेशन आपस में क्या है? कनेक्टेड है। इक्वेशंस को आपस में क्या कर रखा है? कनेक्टेड कर रखा है। और जाके अगर हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 35 लिखा, फेल 35 पे है सर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 65 लिखा, ग्रेड सी है सर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 99 लिखा, ग्रेड ए है सर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 80 लिखा, 85 लिखा, ग्रेड बी है। तो ये कहलाता है हमारा मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर इफ। इस टाइप से प्रोसेस को हम क्या करते हैं? चलाते हैं, ठीक है। चलिए गाइस देखिए, अब आपको लैडर इफ एल्स क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेस्टेड इफ एल्स की तरफ। देखिए नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है? इफ के अंदर कोई इफ हो सकता है क्या? जैसे इफ के अंदर इफ की सिचुएशन क्या हो सकती है? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कभी ये बोला गया कि आप एक यूजर नेम पासवर्ड को चेक करने का प्रोग्राम बनाओ, मगर यूजर नेम पासवर्ड दोनों एक साथ में चेक नहीं करना। आपको क्या करना है? सबसे पहले यूजर नेम चेक करना है। यूजर नेम अगर हमारा सही होता है तो फिर आपको पासवर्ड चेक करना है। नहीं तो पहले अगर यूजर नेम गलत होता है तो यूजर नेम को गलत करने वाला मैसेज दिखाइए कि आपका इनवैलिड यूजर नेम है। फिर यूजर नेम अगर सही होता है उसके बाद आपको पासवर्ड चेक करना है। तो इसका मतलब है यूजर नेम की कंडीशन के अंदर मुझे पासवर्ड की कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। यहां पे एक एग्जांपल भी दिया गया है। नेस्टेड इफ एल्स तब यूज किया जाता है जब आपकी एक कंडीशन के बाद फिर एक और कंडीशन को अंदर की साइड चेक करना हो। भाई मैं आपके सामने कहूं कि आप यूजर नेम पासवर्ड को चेक करने का प्रोग्राम बनाएं, पर उसमें मुझे मैसेज दिखाएं कि यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। अगर यूजर नेम गलत है तो यूजर नेम का मैसेज आना चाहिए, पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड का आना चाहिए। ये काम आप इससे नहीं कर पाओगे। ये काम आप इससे नहीं कर पाओगे। यहां पे आपको इफ के अंदर इफ को प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। देखो एक काम कर रहे हैं हम, यहां पे जा रहे हैं और यहीं पे जाके मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और आपके सामने बताता हूं। देखो क्या है। अब पॉइंट आप समझना कि मुझे यूजर नेम चेक करना है। भाई एक मैंने वेरिएबल बनाया यूजर नेम नाम से, ठीक है। यूजर नेम में मैंने डाला है मान लीजिए एडमिन। क्या डाला है? एडमिन, ठीक है। और एक मैंने वेरिएबल बनाया पासवर्ड नाम से, और पासवर्ड में मैंने डाल दिया यहां पे 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। चलिए अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि यूजर क्या करेगा? एक यूजर नेम देगा। यूजर क्या करेगा? एक यूजर नेम देगा। यूजर नेम किस में देगा? प्रॉम्प्ट के अंदर देगा। तो लेट मैं यहां पे ले लेता हूं इनपुट, यूजर नेम इनपुट करके मैंने ले लिया है। ये इनपुट क्यों ले रहा हूं? कि यूजर को इनपुट देना है और ये प्रॉम्प्ट में देगा यूजर। तो प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा है एंटर द यूजर नेम। क्या लिखा है मैंने? एंटर द यूजर नेम, ठीक है सर, आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए। यूजर नेम मतलब क्या करेगा? यूजर देने वाला है किसके अंदर? प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है, यूजर नेम। अब यूजर नेम देने के बाद पहले हमें यूजर नेम को चेक करना है। मतलब पहले मैं चाहता हूं कि यूजर नेम चेक हो, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक इफ कंडीशन लगाई कि भाई जो यूजर नेम, यूजर इनपुट जो यूजर ने दिया है, क्या वो डबल इक्वल टू जो मेरे पास यूजर नेम पड़ा है उसके बराबर है क्या?
मतलब मान लीजिए आपके पास एडमिन पड़ा है और यहां से भी आपने एडमिन लिखा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहां पे अगर ये नहीं ट्रू हुई तो एल्स लगा के मैं आपको एक मैसेज दिखाऊंगा console.log में कि भाई आपका इनवैलिड यूजर नेम, प्लीज फिल द करेक्ट यूजर नेम, प्लीज फिल करेक्ट यूजर नेम। मैंने यहाँ पे लिखा करेक्ट यूजर नेम, आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। वो कब करना है, जब आपका यूजर नेम गलत है। तो एक काम करते हैं सर, इसको रन कर लेते हैं एक बार, यहां से हम इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे डाला है एडमिन 123, क्या आंसर आ रहा है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में चेक करते हैं, प्लीज फिल द करेक्ट यूजर नेम। करेक्ट यूजर नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया आपने जो डाला है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एडमिन डालूंगा तब तो एकदम सही होगा क्योंकि मेरा यूजर नेम सही है। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैंने बोला कि आपको यूजर नेम चेक करना है। अगर मैं दोनों चीजें एक साथ में बोलूंगा तो एंड करके लगा दीजिए, मगर मैंने बोला पहले यूजर नेम चेक करना है। यूजर नेम अगर ट्रू होता है तो पासवर्ड को चेक करना है। तो यूजर नेम ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा। देखिए पहला केस हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे लेट पासवर्ड नाम का एक इनपुट लेता हूं, पासवर्ड इनपुट मैं इसके अंदर ले रहा हूं। इसके अंदर क्यों ले रहे हैं सर, डायरेक्ट क्यों नहीं लिया भाई, दोनों फिर आ जाता आपके पास। तो पहले मैंने बोला यूजर नेम को चेक करते हैं, यूजर नेम को चेक करने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले रहा हूं, एंटर द पासवर्ड, ठीक है सर। आपने एक प्रॉम्प्ट ले लिया, एंटर द पासवर्ड, ठीक है। अब नेस्टेड का मतलब क्या है, देखिए इफ के अंदर इफ लगाऊंगा, ये इफ तो केवल यूजर नेम को चेक कर रहा है। यूजर नेम को चेक करने के बाद आप इसके अंदर जाएंगे, जब वो ट्रू होगा तो फिर आप जाके किसको चेक करेंगे, इफ। फिर आप यहां पे चेक करेंगे कि जो पासवर्ड इनपुट है, जो भी यूजर पासवर्ड दे रहा है, क्या वो मेरे पासवर्ड के बराबर है। मान लीजिए ये आपके डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड है, इसके बराबर है। अगर है तो फिर आप यहां पे क्या कर देना, एक console.log में लॉगिन दिखा देना, लॉगिन, आप लॉगिन हो चुके हो, लॉगिन दिखा देना। मैं यहां पे लिख देता हूं लॉगिन डन, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो एल्स यहां पे लगेगा, और एल्स में हम यहां पे लिखेंगे प्लीज फिल द करेक्ट पासवर्ड, क्योंकि वो पासवर्ड गलत डालेगा तो एल्स में जाएगा। यही कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब क्या हुआ सर, देखो अगर रिक्वायरमेंट ऐसी होती दोनों एक साथ में चेक करना है तो हमें एक लाइन में चेक कर लेते, मगर रिक्वायरमेंट अलग है, पहले यूजर नेम चेक करने के बाद अंदर जाना है, फिर पासवर्ड को चेक करना है। अब आप इसको रन करिए सर, यहां पे एक बार रुको, हाँ, अब रन करते, देखो मैंने पहले क्या किया, गलत यूजर नेम डाला, गलत डाल रहा हूं तो आपके पास गलत मैसेज आ गया, पासवर्ड का इनपुट तो नहीं आया ना। नहीं तो लॉजिकली क्या होता, अगर मैं ऊपर लगाता दोनों आ जाते एक बार, चलिए सर गलत है। अब मैंने सही डाला, सही के बाद फिर वह आपके पास पासवर्ड का पूछ रहा है, एंटर द पासवर्ड आप डालिए। तो आप सही होने के बाद अंदर गए हैं तब ये प्रॉम्प्ट आपके सामने आया है। अब मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, डन, लॉगिन डन यहां पे लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स का लॉजिक। ये सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इस पॉइंट पे भी क्या होगा, चैलेंज होगा, आप आराम से क्या कर सकते हैं। मैं एग्जांपल को समझा रहा हूं कि भाई ऐसे माइंड को लगाना पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज करना पड़ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्विच केस की, कि स्विच केस क्या होता है। देखो स्विच केस भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होने वाला लॉजिक, और स्विच केस ज्यादा क्लीन रखता है कोड को। मगर स्विच केस में एक चीज का ध्यान रखना है, स्विच केस आपको तभी यूज करना है जब आपको फिक्स वैल्यू की कंडीशन बताओ। फिक्स वैल्यू का मतलब क्या है भाई, यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है। देखो यहां पे एग्जांपल है कि हमें एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल का प्रोग्राम बनाना है। अगर मान लीजिए लाइट यहां पे येलो होती है तो येलो में क्या करना है, हमें रेडी दिखाना है कि आप रेडी रहिए जाने के लिए। अगर लाइट यहां पे ग्रीन होती है, ग्रीन में गो है, और लाइट अगर रेड होती है तो यहां पे स्टॉप है। तो एक्चुअली स्विच केस के अंदर जब भी कोई आप लॉजिक लगाएंगे, उस लॉजिक के अंदर आपका केस फिक्स होना चाहिए। फिक्स का मतलब क्या है सर, फिक्स का मतलब भाई ये है, आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूं, कि आप अगर ये बोलते हैं कि 1 होगा तो ये प्रेस करना है। स्विच केस में मैंने बोला कि मैं 1 से लेकर 7 तक नंबर दे सकता हूं। अगर मैंने 1 प्रेस किया तो मंडे आना चाहिए, 2 प्रेस किया तो ट्यूसडे, 3 किया तो वेडनेसडे। तो अगर वो क्लीन केस है कि 1 होगा तो ये दिखाना है, 2 होगा तो ये दिखाना है, मतलब आप यहां पे ग्रेटर देन लेस देन का लॉजिक नहीं लगाने वाले। स्विच केस फिक्स वैल्यू मांगती है और फिक्स वैल्यू के हिसाब से आंसर दिखाती है। तो यहां पे देखिए स्विच केस को लिखने का तरीका क्या है सर, आप बताओ। देखो मैं बताता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको कमेंट करता हूं। स्विच केस भी आप मल्टीपल कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। मैंने यहां पे क्या किया, एक लाइट सिग्नल करके, लाइट एस करके मैंने ले लिया। अब लाइट में जो भी पड़ा है, जैसे लाइट में स्ट्रिंग दोगे आप, या तो आप येलो दोगे, या आप रेड दोगे, या आप ग्रीन दोगे। जो आप दोगे उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लॉजिक तैयार करना है। अब आपको पता है कि आप भाई दोगे तो फिक्स पूरा ही दोगे, या तो येलो दोगे, या आप इसके अंदर क्या दोगे, रेड दोगे, या इसके अंदर आप क्या करोगे, ग्रीन दोगे। ऐसा तो नहीं होगा लेस देन रेड होगा, लेस देन या ग्रीन होगा, या ग्रेटर देन रेड होगा, नहीं।
आपकी वैल्यू की कंपैरिजन बिल्कुल फिक्स है कि अगर येलो हुआ तो ये दिखाना है, रेड हुआ तो ये दिखाना है, ग्रीन हुआ तो ये दिखाना है। तो हम यहां पे स्विच केस का यूज करेंगे। स्विच के अंदर राउंड ब्रैकेट में आप देते हो ये केस, ये जो लाइट्स है वो आप यहां पास कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब देखिए ये जो स्विच के बीच में राउंड ब्रैकेट में आपने डाला यही आपका केस है। भाई केस क्या है कि अगर येलो हुआ तो हमें क्या दिखाना है, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, केस हैंडल करना पड़ेगा। केस नाम का एक की होती है फिक्स। केस के बाद आप यहां पे लिखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं पहले रेड को चेक करना चाहता हूं। भाई ये जो लाइट्स के अंदर, लाइट सिग्नल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, अगर वो वैल्यू इस केस से मैच करती है तो ये केस चलेगा, नहीं करती तो नहीं चलेगा। तो यहां पे अगर भाई अगर मान लीजिए यहां पे रेड होता तब तो ये केस मैच कर जाता। यहां पे हमें लॉक का यूज करके यहां पे प्रिंट करना है कि आप यहां पे स्टॉप का सिग्नल देना चाहते, स्टॉप हो जाओ। मैंने बोला अगर रेड है तो स्टॉप हो जाओ, और इसके बाद आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, इस केस को यहीं पे क्लोज मार देगा, आगे जाके चेक नहीं करना। अब सर एक और केस लगेगा, बिल्कुल यहां पे हमें 3 केस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि स्विच केस के लॉजिक के हिसाब से हमें 3 केस लगाने भाई, लाइट सिग्नल के हिसाब से। यहां पे येलो हुआ तो क्या करना है, येलो का मतलब है ये कॉलन करना है, यहां पे कॉलन लिखना है। भाई आप कंसोल डॉट लॉग में लिख दीजिए कि आप रेडी रहो, मतलब आपकी लाइट ग्रीन होने वाली, आप रेडी रहो, फिर ब्रेक लगा दो। ठीक है सर। अब पॉइंट मेरा ये है कि सर अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहां पे ग्रीन आया तो क्या करना है। ग्रीन आया तो आप यहां पे बता सकते हो कि आप यहां पे बोलना चाहते हो कि आप गो हो जाओ, रेडी हो जाओ जाने के लिए, मतलब आप जा सकते हो गो। ठीक है सर। अब पॉइंट ये है कि आप मुझे समझाओ कोड क्या कहता है। देखो समझाओ, ये कोड कहता है कि भाई मेरे पास एक स्विच नाम का कीवर्ड है, राउंड ब्रैकेट में इसको केस चाहिए, तो आपने केस में इसको येलो दे दिया। येलो क्या होगा, इन तीनों केसेस में जाके मैच करेगा। येलो नाम की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों केसेस में चेक करेगी। रेड नहीं मैच किया, इसको छोड़ो। येलो मैच कर गया, ये आंसर आएगा और ये यहीं स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर इन तीनों में से नहीं चला तो एक होता है यहाँ पे डिफॉल्ट होता है। आप यहाँ पे डिफॉल्ट का यूज करेंगे। डिफॉल्ट का मतलब है इन तीनों में से कोई नहीं चला तो कंसोल डॉट लॉग में हम लिख देंगे इनवैलिड। हम यहां पे लिख देंगे कि ये इनवैलिड क्या है, लाइट है, इनवैलिड लाइट, ये लिखिए। और यहां पे भी हम क्या करें, ब्रेक लगा रहे हैं। वैसे लास्ट तक जाने का के बाद ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, मगर आप यहां पे ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक लगाना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिए। स्विच केस के अंदर भाई स्विच चला, स्विच के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने लाइट्स दिया, लाइट्स के हिसाब से कौन सा केस मैच हुआ, येलो है तो येलो के हिसाब से ये मैच हुआ। अब आपका आंसर देखिए आ जाएगा, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आंसर आया रेडी। ठीक है। और अगर सर यहाँ पे ग्रीन होता तो क्या होता, ग्रीन के हिसाब से आपका आंसर आता गो। और अगर रेड होता तो क्या आंसर आता, रेड के हिसाब से आपका आंसर आता स्टॉप। ठीक है। और अगर इसमें इनवैलिड होता तो इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे, भाई इनवैलिड लाइट। अब पॉइंट ये है कि स्विच केस भी एक भाई फिक्स पैटर्न है, जिसमें आप क्या करते हो, मल्टीपल केसेस बनाते हो, कोई एक केस ट्रू होता है वो आपके सामने आंसर लेके आ जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ में 2 या 3 केस ट्रू हो जाए। अब देखो इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो इसमें ग्रेटर देन लेस देन वाला लॉजिक नहीं लगाना, फिक्स वैल्यू की कंडीशन। देखिए एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। सिंपल कैलकुलेटर के अंदर क्या करना चाहते हो सर, यहाँ पे तो मैं एक काम करूं, यहाँ पे मैं जाता हूं और जाके एक सिंपल कैल्क डॉट एचटीएमएल करके मैंने फाइल बना दी। चलो एचटीएमएल, अब मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, मैं यहीं पे स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, अलग से फाइल नहीं बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल लेता हूं। एक होगा पहला वेरिएबल num1, ये इसमें बंदा क्या करेगा, नंबर देगा, मगर हाँ नंबर के बीच में प्रॉम्प्ट आ जाएगा। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, यूजर से नंबर लेने का काम करेगा। एंटर द नंबर, एंटर द वैल्यू 1। मैंने क्या लिखा, एंटर द वैल्यू 1। ये वैल्यू 1 है जो आपको क्या करनी है, एंटर करनी है। बिल्कुल सर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक लेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर में बंदा क्या करने वाला है, num2 ले लो आप, वैल्यू 2 ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू 2 में क्या करेगा बंदा, कोई वैल्यू डालेगा सर। ठीक है। और एक ले लो आप ऑपरेटर का सिंबल, ऑपरेटर। ऑपरेटर में बंदा क्या करेगा, कोई सिंबल डालेगा। भाई उसको तो आप नंबर में कन्वर्ट मत करिएगा। ऑपरेटर में बंदा क्या कर सकता है, यहां पे हम एक काम करते हैं, बैकटिक का यूज कर लेते हैं। बैकटिक का यूज करके अगर आपने मल्टीपल लाइन लिखी तो मल्टीपल लाइन आपके प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉम्प्ट के अंदर भी मैंने 1 बोला कि ऐड करना है, 2 बोला तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, 3 बोला तो हमें मल्टीप्लाई करना है, MUL, और 4 बोला तो हमारा डिवीजन करना है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप 1 2 3 डालोगे या प्लस का सिंबल। चलो मैंने बोला अगर मेरा प्लस का सिंबल आता है इसके अंदर, प्लस का सिंबल, तो सामने वाले को प्लस करना है, माइनस के सिंबल पे माइनस करना है, इंटू के सिंबल पे इंटू करना है, और डिवाइड के सिंबल पे आपको डिवाइड का लॉजिक लगाना है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इसमें डालोगे आप 10, इसमें डालोगे 10 या 20 डाल देते हैं। इसमें आपने डाला 30,
और आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो प्रॉम्प्ट दिया उस प्रॉम्प्ट के अंदर आपने लिखा प्लस, तो एक्चुअली ये दोनों नंबर प्लस होके 40 आंसर आना चाहिए। तो आप इसको स्विच केस से भी कर सकते हो और इफ एल्स इफ से भी कर सकते हो। स्विच केस से हम प्रोसेस करते हैं सर, स्विच केस से कैसे प्रोसेस होगा बताइए। देखिए स्विच केस में क्या होगा, केस हमारा है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है भाई। अगर केस में प्लस का सिंबल पड़ा है, क्या पड़ा है, प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल एक स्ट्रिंग है, तो हमें यहां पे क्या करना है, लॉग का यूज करके हमें यहां पे num1 प्लस num2 को प्रिंट कर देना है, num1 प्लस num2 को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है सर। अगर केस में हमारे माइनस का सिंबल पड़ा है, माइनस का, माइनस के केस में क्या करना है, ये दोनों वैल्यू यहां पे क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है सर, ओके। और अगर केस के अंदर सर हमारे पास कोई इंटू का सिंबल पड़ा है, तो क्या करना है, इंटू कर देना है ये सर, ठीक है, ये इंटू हो जाएगा। भाई कोई एक तो सिंबल दोगे इनमें से, मतलब कोई एक ही दोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि चारों लिख दोगे सर, एक ही देंगे। और केस के अंदर अगर हमारे पास डिवाइड का सिंबल पड़ा है, डिवाइड का सिंबल पड़ा है, तो हमें क्या प्रोसेस करना है सर, डिवाइड के सिंबल के हिसाब से हमें यहां पे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इन दोनों को यहां पे क्या करना है, डिवाइड कर देना, बिल्कुल ठीक है सर, हम डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट वाले में अगर कुछ नहीं चला तो इनवैलिड, हम यहाँ पे लॉग के अंदर लिख देंगे कि ये आपका इनवैलिड सिंबल है, इनवैलिड ऑपरेशन है, ये मैं लिख रहा हूं, इनवैलिड ऑपरेशंस को आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट में भी हमने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। देखिए एक चीज और कर दीजिएगा, राइट क्लिक करके कोड को आप यहां से भी क्लीन कर सकते हैं, कोड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको यहां से रन करता हूं, ये एक एचटीएमएल की फाइल है, डायरेक्ट रन हो जाएगी। अब देखना यहां पे जाते हैं और जाके यहाँ पे लिखते हैं 20 किसके अंदर जाएगा सर, वैल्यू 1 के अंदर, 25 वैल्यू 2 के अंदर। और यहाँ पे बताइए क्या करना है, मैंने बोला यार मुझे ना इनटू करना है, तो इनटू होके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो इनवैलिड क्यों आया, क्योंकि इनटू के बगल में कुछ दब गया था, 25 50 और इनवैलिड हो गया वापस से सर। चलो 25 50 और यहाँ पे हम इनटू का सिंबल क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, आंसर देखेंगे, आंसर सही है। तो वो मेरे से गलती से क्या हो रहा था, बार बार प्रेस हो रहा था, 88 12 और हम यहाँ पे प्लस का सिंबल देखते हैं, यहाँ पे आंसर 100 आएगा, बिल्कुल। देखिए ये स्विच केस से हमने कर लिया। तो स्विच केस फिक्स वैल्यू की कंडीशन, फिक्स क्या है, प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है, इंटू होगा तो इंटू करना है, डिवाइड होगा तो डिवाइड करना है। यहां पे ग्रेटर देन लेस देन का केस नहीं है, केस फिक्स वैल्यू के प्रोसेस में काम करेगा। आप मान लीजिए कि आपका डबल इक्वल टू का कंपैरिजन चल रहा है, यहां पे डबल इक्वल टू का क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, तो स्विच केस को भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अरे यार इफ एल्स से तो कर ही सकते हो ना, इफ एलिफ से कैसे होगा सर, इफ एल्सिफ से कैसे होगा ये बताइए, ये स्विच को कमेंट कर रहा हूं। अरे इसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इफ कंडीशन लगा, इफ अगर ऑपरेटर की वैल्यू डबल इक्वल टू किसके बराबर है, प्लस के सिंबल के बराबर है, तो क्या काम करना है, इसमें तो ये कंसोल कर दो सर, ठीक है। फिर अगर ये नहीं चला तो एल्स में जाना और एल्स में जाके एल्स के अंदर एक और इफ लगाना, उसमें अगर ऑपरेटर की वैल्यू माइनस के सिंबल के बराबर है तो फिर क्या करना है सर, माइनस के सिंबल के बराबर है तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस का लॉजिक लगा देंगे, ठीक है सर, माइनस का लॉजिक लग जाएगा। अगर ऑपरेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई के बराबर है तो मल्टीप्लाई के अगर बराबर है तो क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई के अगर बराबर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब भाई अगर इसकी वैल्यू डिवाइड के बराबर है, वैसे कंट्रोल डी से दोनों सेलेक्ट हो सकता है और इसको डिवाइड का सिंबल दे दीजिए, ठीक है। डिवाइड के बराबर डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में फिर कुछ नहीं है तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं अगर सामने वाला बंदा चाहता है तो। इसको स्टॉप करते हैं, वापस से रन करते हैं, रन हो जाएगा, एक बार जाके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया है 25, यहाँ दिया है 50, यहाँ दिया है मैंने इनटू का सिंबल, इसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया होगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में चेक कर लीजिए, डन है। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने दोनों तरीके से इस एग्जांपल्स को आप लोगों के सामने बना दिया। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। भाई कहानी क्लियर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आप इसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमें ये चेक करना है कि भाई अगर कोई भी नंबर मैंने 100 से ऊपर दिया तो आप बता दीजिए वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 100 है, लेस देन के लिए कुछ नहीं है। इसको केवल इफ से करना है। भाई यूजर क्या करेगा, कोई भी नंबर देगा, हमें ये चेक करना है वो नंबर हमारा 100 से ऊपर है तो आप बस बता दीजिए यस योर नंबर इज ग्रेटर देन 100 या ग्रेटर देन 100, बस ये मैसेज आ जाना चाहिए। ठीक है सर, क्या करके दिखाइए। तो ये है हमारा टास्क 1। अब मैं HTML की फाइल बना लेता हूं क्योंकि क्या है कि मुझे बार बार आपको दिखाना ही पड़ेगा। task1.html करके मैं लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। HTML स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। यूजर क्या करेगा, एक नंबर देगा, लेट num1 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉम्प्ट के अंदर भाई नंबर पहले ले लो। नंबर क्या करता है, टाइप कन्वर्जन का काम करता है, बिल्कुल सर।
फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लीजिए और प्रॉम्प्ट के अंदर आप यूजर से एक नंबर लीजिए, एंटर द नंबर आप लिखिए कि यूजर क्या करेगा, कोई भी नंबर यहाँ पे प्रेस करेगा, वो नंबर हमारा 100 से ऊपर है या कम है वो देखना है। कम तो नहीं देखना, 100 से ऊपर है तो हमारी कंडीशन यही होगी, इफ num1 इज ग्रेटर देन 100, मैं यहाँ पे ले लेता हूं, num1 इज ग्रेटर देन 100, यही प्रिंट करना है हमें, ठीक है। ग्रेटर देन 100 मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ कि आपकी वैल्यू अगर भाई 100 से ऊपर है तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि num1 क्या है, ग्रेटर देन 100 है। जाके इसको रन करिए और चेक करिए। सर देखिए मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैं इसको रन करता हूं, मैंने यहां पे डाला है 195, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपका नंबर है 195 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है सर। मैंने यहाँ पे 100 डाला तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 100 की कंडीशन लगाई है, मैंने 125 डाला, आंसर आ जाएगा, ये देखिए डन। तो अभी क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लीप ईयर का। लीप ईयर होता क्या है? देखिए वो ईयर जो 4 से डिविजिबल है और 100 से नहीं है, मतलब कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल होगा और 100 से नहीं होगा, या तो पहला केस है, या दूसरा केस है कि कोई भी ईयर अगर डायरेक्ट 400 से डिविजिबल है वो भी लीप ईयर है। लीप ईयर का केस नंबर 1 क्या है? अगर कोई भी ईयर अपना 100 से डिविजिबल नहीं है और 4 से डिविजिबल है, 100 से नहीं होना चाहिए और 4 से होना चाहिए, केस नंबर 1, दोनों कंडीशन मैच करनी है, 4 से डिविजिबल और 100 से नहीं। डिविजिबल का मतलब क्या होता है सर? उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। जैसे 2016 मॉडलेस 4 करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, और 100 से वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। या कोई भी ईयर डायरेक्ट 400 से है, तो आप यहां पे दो केसेस को क्या करेंगे? लगाएंगे। देखिए मैं दो केसेस को यहां पे क्या कर रहा हूं? इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, मैं इसी फाइल को क्या कर रहा हूं, यहां से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। चलो यहीं पे कॉपी किया, पेस्ट किया, ये टास्क, और ये होगा अपना task 2.html, ठीक है। हमें लीप ईयर को चेक करने का प्रोग्राम बनाना है, तो यूजर यहां पे क्या करेगा? लीप ईयर डालेगा, एंटर द ईयर, प्रॉम्प्ट को उड़ा देते हैं यहां से। यूजर को क्या करना है? ईयर डालना है, ईयर डालेगा यूजर, ठीक है सर, एंटर द ईयर। अब वो चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं है। बस सिंपल कैसे, देखो पहला तो आप कंडीशन लगाइए, इफ कंडीशन लगाइए, इफ जो हमारा ईयर है, ईयर मॉडलेस 4, मतलब ईयर जो होगा वो 4 से चेक करना है, उसकी रिमाइंडर वैल्यू 0 बचनी चाहिए। एंड करके मैंने बोला कि ईयर जो होना चाहिए उसका मॉडलेस जब 100 से निकालो वो तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब उसके रिमाइंडर में 0 नहीं बचना चाहिए। 4 से तो उसके रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए, मगर 100 से उसके रिमाइंडर में 0 नहीं बचना चाहिए। ये कहलाएगा आपका लीप ईयर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये अपना क्या है? लीप ईयर प्रोसेस कर जाएगा। हम इसको लीप ईयर क्या करेंगे? प्रोसेस कर देंगे सर, ठीक है। नहीं तो एल्स के अंदर नॉट अ लीप ईयर लिख दीजिए। एल्स के अंदर क्या करिए आप? नॉट अ लीप ईयर लिख दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, एक और कंडीशन चेक करनी है भाई। पहली कंडीशन तो ये है कि आप 4 से डिविजिबल हो और 100 से ना हो। एक और कंडीशन है कि कोई भी ईयर, अगर कोई भी ईयर, एल्स इफ का यूज करना है, एल्स इफ का, सॉरी, कोई भी ईयर अगर जो डायरेक्ट 400 से डिविजिबल है, उसमें बाकी दोनों केस नहीं चेक करना। या तो ये दोनों केस एक बार में मैच कर जाए, अगर ये मैच नहीं करते तो ये वाला केस मैच कर जाए, तो भी आपका क्या है? लीप ईयर कहलाएगा। अगर इन दोनों ही में ही नहीं चला तो लास्ट वाला एल्स आपको बताएगा कि नॉट अ लीप ईयर। मतलब आपका लॉजिक क्या है? नॉट अ लीप ईयर पे जा रहा है। अब इसको लिखने का एक और तरीका, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम इसको क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। देखिए एक काम कर रहे हैं हम, यहां से इसको रन कर रहे हैं। रन करके मैंने यहां पे क्या किया? 2019 डाला। 2019 लीप ईयर है या नहीं है सर? आप मुझे बताइए। नॉट अ लीप ईयर, ठीक है सर, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। मैंने 2016 डाला, ये लीप ईयर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2024 डाला, ये भी लीप ईयर सर, बिल्कुल। मैंने यहाँ पे क्या किया? 2000 डाला। अब 2000 जो है ना वो भी लीप ईयर है, मगर वो इस कंडीशन में मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो 2000 वैल्यू है या 2000 वैल्यू 4 से भी डिविजिबल है और 100 से भी है, तो इसका मतलब उसको लीप ईयर करेगा ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन उसको लीप ईयर करेगी। अब इसी को सॉर्ट करके भी लिख सकते थे। मतलब मैंने ये दो जो लीप ईयर की कंडीशन को लगाया है, इसको आप एक जगह पे लिख सकते हो। एक जगह लिखने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, भाई इसको कॉपी कर लेता हूं, और ये जो करंट कोड है इसको कमेंट कर देता हूं, क्योंकि आप इसको भी समझ सकते हैं। ये हटा दीजिए। यहां पे है ये अपना केस, मैं इसको राउंड ब्रैकेट में डाल देता हूं। ये अपनी पहली कंडीशन है। फिर आप यहां पे और का यूज कर लीजिए, और का यूज करके ये जो कंडीशन है आप इसके साथ में लगा दीजिए, ठीक है भाई। या तो ये चलेगा या ये चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, लीप ईयर आ जाएगा। जाके चेक करना। मैंने यहाँ पे 2016 डाला सर, लीप ईयर आ रहा है क्या? 2016 डाल के देख लीजिए, लीप ईयर आ रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, 2000 डाल दीजिए। 2000 डालेंगे
लीप ईयर आ रहा है। तो पॉइंट ये देखिए, यहां से भी लीप ईयर आ सकता है और यहां से भी, और क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी एक चल जाए आप लीप ईयर ले लेना, यही आंसर है। अब चलते हैं हम टास्क 3 की तरफ। टास्क 3 क्या है कि सर हमें ना नंबर को चेक करना है कि नंबर में क्या है, पॉजिटिव इवन कौन सा है, पॉजिटिव ऑड क्या है और नेगेटिव क्या है। ठीक है सर, यहां पे तो यार क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। चेक क्या करना है कि हमें पॉजिटिव इवन और पॉजिटिव ऑड चेक करना है। ओके सर, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे इसी फाइल का क्लोन बना लीजिए। इसी फाइल का हम क्या करते हैं, क्लोन बना लेते हैं, कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, डन। और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं 3.html। तो मैं इसको यहाँ पे, आप क्या करोगे, कोई भी नंबर दोगे क्या सर? बिल्कुल कोई भी नंबर दूंगा यहाँ पे। अगर मैं नंबर दूंगा तो इसको नंबर फंक्शन से कन्वर्ट कर दूं क्या? नंबर फंक्शन से कन्वर्ट कर देता हूं। चलिए, नंबर फंक्शन से हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। एंटर द नंबर मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख लिया। एंटर द नंबर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस कर लिया। नंबर प्रोसेस हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पे नम ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या ले लिया, नम ले लिया। हमें चेक करना है पॉजिटिव वन और या पॉजिटिव ऑड। तो पहले तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाइए और कंडीशन लगा के बोलिए कि नम, अगर नम हमारा ग्रेटर देन 0 है तभी लॉजिक लगाना है। ग्रेटर देन क्या है, 0 है तभी लॉजिक लगाना है। अगर 0 से कम है या अगर 0 के बराबर है तो एल्स में हम यहाँ पे केवल यहाँ पे लॉग के अंदर लिख देंगे कि आपका 0 है। ये क्या है, 0 है भाई, इसके आगे चेक नहीं करूंगा मैं, 0 है। अब 0 से ऊपर है तो मैं लॉजिक लगाऊंगा भाई। 0 से ऊपर है तो क्या लॉजिक लगाएंगे सर, नम मॉडलेस 2 अगर डबल इक्वल टू 0 है तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव इवन नंबर है, इवन ही नंबर है, पॉजिटिव इवन है, बस आप मान लीजिए ये आपका क्या पॉजिटिव इवन है। ठीक है, पॉजिटिव इवन मैं इसके अंदर क्या करूंगा, लिख दूंगा ये पॉजिटिव इवन नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर यहाँ पे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। नहीं तो एल्स के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। भाई कोई तो एक आएगा, या तो इफ आएगा या एल्स आएगा, तो ये अपना पॉजिटिव ऑड नंबर कहलाएगा सर। ठीक है, जाके इस फाइल को रन करिए, आपका प्रोग्राम डन है। जाके हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहां जाते हैं और यहां जाके हम इसके अंदर चेक करते हैं। हमने यहाँ पे डाला है 25, तो 25 हमारा पॉजिटिव ऑड नंबर है सर। ये लो देखो, पॉजिटिव क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, मैंने यहां डाला 50 आपका पॉजिटिव इवन नंबर है। हमारा थर्ड नंबर का प्रोग्राम भी डन है। पॉजिटिव इवन चेक करना था, पॉजिटिव ऑड चेक करना था, और नेगेटिव। नेगेटिव तो भैया अगर आपको चेक करना है तो इसके नीचे ये तो चलो 0 है, या इफ कंडीशन एक और लगा दो कि भाई आपके नम की वैल्यू जो है, नम की वैल्यू अगर डबल इक्वल टू 0 के बराबर है तो ये चलेगा, और इससे नीचे जो आएगा वो नेगेटिव नंबर है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिख देता हूं कि 0 से जो कम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव नंबर कहलाएगा। नेगेटिव नंबर यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस कर जाएगा सर। ठीक है, डन। चलिए, ये यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस कर जाएगा, ये डन है। जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम इक्वेशन में -10 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा क्या, -10 डाल के देखिए नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव नंबर। ठीक है सर, ये भी हो गया अपना काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट लॉजिक बनाना है। भाई डिस्काउंट का लॉजिक क्या है कि अगर आपका अमाउंट भाई 1000 से ऊपर है तो 20% डिस्काउंट दिखाना है, और अगर आपका अमाउंट 500 से ऊपर है तो 10% डिस्काउंट मैसेज आना चाहिए, और नहीं है तो नो डिस्काउंट। तो एक छोटा सा काम करेंगे भाई, एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे। छोटा सा काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे इसी फाइल का क्लोन बना लेंगे। क्लोन बना लिया सर, इसको हम दे देंगे नाम 4। तो हमारा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है सर। क्वेश्चन तो क्या कहता है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल कहता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्या कहता है सर, आप बताइए। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल ये कहता है कि सामने वाला बंदा कुछ अमाउंट डालेगा, अमाउंट, एंटर द अमाउंट। अगर अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे, इफ अगर हमारे अमाउंट की वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा अगर हमारे अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है, तो यहां पे हमें दिखाना है कि आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 20% डिस्काउंट मिला है। यहां पे मैसेज आना चाहिए 20% आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये आना चाहिए। फिर एल्स के अंदर इफ लगाया, और हमने बोला अगर हमारी अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 500 है तो फिर यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, 10% डिस्काउंट आना चाहिए। ठीक है सर, 10% डिस्काउंट है आपके भैया प्रोसेस में। नहीं तो लास्ट का एल्स यही बोलता है कि अगर भैया इसमें नहीं चला तो नो डिस्काउंट। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं चला तो नो डिस्काउंट। आपके पास मैसेज क्या होगा, प्रोसेस कर जाएगा। जाके आप इस फाइल को यहां से रन करके देख सकते हैं, आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे डाला है 1200 पे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। देखो 20% डिस्काउंट है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को लॉजिक में कोई परेशानी हो रही होगी। थोड़ा क्वेश्चन मैंने फास्ट कर रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करने का प्रोसेस कर रहा हूं कि आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएं कि अगर अमाउंट की वैल्यू 1000 से ऊपर है तो 20,000 डिस्काउंट, अगर 500 से ऊपर है तो 10% डिस्काउंट। सर आपका कहना है कि ये जो है ये तो सर 1000 से ऊपर भी है। देखो 1000 से ऊपर होगी तो यहीं रुक जाओगे आप, नीचे के दोनों को चेक नहीं करोगे।
अगर 1000 से कम होगी तो यहां जाओगे, इसको चेक करोगे। अगर ये दोनों ही नहीं चले तो इसका मतलब नो डिस्काउंट। ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये काम आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 वेदर रिपोर्ट टेम्परेचर का लॉजिक लगाना है। इसको करके आप कमेंट में डालेंगे। भाई सिंपल है, अगर मेरा जो वेदर है वो 35 के ऊपर है तो वेरी हॉट, मेरा वेदर जो है वो 25 से ऊपर है, 35 से कम है तो हॉट। अगर मेरा वेदर 15 से ऊपर है, 25 से कम है तो प्लेजेंट करके आएगा। अगर मेरा वेदर 5 से ऊपर है और 15 से कम है तो यहां पे कोल्ड आ जाएगा। और अगर मेरा वेदर लेस देन 5 है तो वेरी कोल्ड आ जाएगा। ये आपको इफ एल्स इफ का यूज करके बनाना है। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं भाई, कर सकते हैं, एक दो टास्क मैं दे सकता हूं। प्लीज आप इसको करके कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा कि आप लोगों का काम एकदम सही है या गड़बड़ है। फिर एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है आप लोगों को करना है, 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एटीएम एक्शन मेन्यू बनाना है। इसमें क्या करना है, एक स्विच केस लगाना है। अगर किसी बंदे ने 1 प्रेस किया तो चेक बैलेंस का मैसेज आना चाहिए, 2 प्रेस किया तो विड्रॉल आना चाहिए, 3 प्रेस किया तो डिपॉजिट आना चाहिए, 4 पे एग्जिट आना चाहिए। भाई अपने ये चलो, ये मैं प्रोग्राम का एक लॉजिक बता देता हूं। ये अपना क्वेश्चन क्या है सर, 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। मैं इसको यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और मैं यहां पे रीनेम करके यहां पे 6.html बना रहा हूं। ओके, बिल्कुल यहां पे हम काम करते हैं, बैकटिक का यूज कर लेते हैं। अब इसको अंदर लिखते हैं 1, और यहां पे एक काम कर रहे हैं, पहले तो हम लिख रहे हैं एटीएम एक्शन मेन्यू करके, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, ये लिखा है ना, देखिए एटीएम एक्शन मेन्यू, ठीक है। यहां पे हमने लिखा कि 1 होगा तो हमें क्या करना है, 1 होगा तो चेक बैलेंस करना है, चेक बैलेंस। 2 होगा तो 2 पे क्या करना है, अपने को विड्रॉ करना है, विड्रॉ करना है, ठीक है। 2 पे हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है सर। 3 होगा तो 3 पे क्या करना है, आपको डिपॉजिट करना है। और 4 होगा तो एग्जिट करना है, यही है। 4 पे क्या करना है, एग्जिट करना है। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, हमें ये करना है। अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्विच केस लगा दो बस। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज किया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा केस में अगर 1 मिलता है, 1 मतलब इससे मैच करना है, तो 1 मिलता है तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, लॉग का यूज करके हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि भैया आपको चेक बैलेंस करना है। यहाँ पे ये मैसेज आएगा और यहाँ पे लग जाएगा ब्रेक। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका ब्रेक प्रोसेस कर जाएगा, ठीक है सर। और अगर आपका केस 2 होता है, केस 2 में क्या करना है सर, केस 2 होता है तो 2 के अंदर क्या आएगा, आपका विड्रॉ लिखा हुआ आएगा मैसेज, ठीक है सर, विड्रॉ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का केस क्या होता है, 3 होता है, 3 तो 3 पे हमारे सामने क्या आ जाएगा, डिपॉजिट आ जाएगा। और अगर आपका 4 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जिट आ जाएगा। तो ये मैंने चलो एक बार छोटा सा पार्ट था, मैंने बना दिया, मगर मैं ये चाहता था कि आप लोग भी बना सकते थे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आती है, आप आराम से बना देते। इसको रन करके देख लेते हैं, चलिए सर। इसको हम यहां से क्या करते हैं, रन करते हैं, और रन करके हम देखते हैं 1 पे क्या मैसेज आया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके आंसर देखिए, यहाँ पे चेक बैलेंस आ गया। अगर 2 लिखा तो विड्रॉ आ गया सर। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अब हमने बहुत सारे इसमें क्या किए, कॉन्सेप्ट सीखे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट लैडर बोलते हैं उसको, फिर नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है, स्विच केस क्या होता है, फिर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। भाई आप लोग इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और प्रैक्टिकली आप अपने आप को सॉलिड कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।